Shakespeare Nama, all about the bard. जब हम जूलियस सीजर पे आते हैं तो तुरंत हमारे माइंड में कुछ बहुत ही फेमस कोटेशंस आते हैं, ठीक है। तो आप में से मैं सिर्फ उन कोटेशंस के नाम इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि वो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है। तो दो कोटेशंस, कुछ कोटेशंस हैं, जैसे एक कोटेशन है इट टू ब्रूटस, सभी को याद आ रहा होगा, इट टू ब्रूटस। मैं इसलिए, चूंकि मैं इसको चाह रहा हूं कि एक ही लेक्चर में आपके प्ले को एंड किया जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ चीजें जल्दी जल्दी पूछ रहा हूं। बताइए, इट टू ब्रूटस जो है ये बहुत ही फेमस है, ये किसने बोला था, किसके लिए बोला था? टू ब्रूटस। अभी सिर्फ इतना जानो कि ये एक क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही फेमसली पूछा जाता है। एक तो इट टू ब्रूटस हो गया, और अभी हम बाद में जो है एक लेक्चर में इस पर बात भी करेंगे अलग से। इट टू ब्रूटस हो गया। फिर दूसरा एक कोटेशन, बहुत ही फेमस कोटेशन है, आप सभी को पता है, और वो एकदम ऐसा माना जाता है कि स्पीच का बहुत ही फेमस उदाहरण है। जब हम स्पीच की बात करते हैं तो स्पीच का बहुत ही फेमस उदाहरण माना जाता है। उस कोटेशन की कोई लाइन मुझे बता सकता है? बहुत ही फेमस है, एंटोनी के द्वारा बोला गया है, फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, ठीक है। सिर्फ मैं कुछ चीजें याद दिला रहा हूं ताकि अभी हम जब इस पे बात करें तो आप सभी से फ्रेंड्स, रोमन्स एंड कंट्रीमैन, ठीक है, ये लाइन से शुरुआत करते हैं मार्क एंटोनी अपनी स्पीच की, ठीक है। फिर उसके बाद से एक और जो बहुत ही फेमस कोटेशन है, ठीक है, वो मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूं, जो कि जूलियस सीजर बोलता है सीनेट में जाने से पहले, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम, तो कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ्स, द वायलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, ठीक है। तो ये मैं कुछ कोटेशंस इसलिए बोल रहा हूं कि जब अगली क्लास हम कोटेशंस पे लें, तो चूंकि आज अभी नहीं हो पाएगा, बस शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये सारे कोटेशंस प्लीज याद कर लीजिए, बहुत ही फेमस कोटेशंस हैं। और जैसा कि बात हो रही रोमन स्पिरिट की, तो आप उससे ये भी समझ पाएंगे कि रोमन स्पिरिट होता क्या है, कि कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो रोमन स्पिरिट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये जो है पूरी तरह से जूलियस सीजर उस चीजों को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स एंड द वायलियंट्स नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। अब एक और कोटेशन है जो बहुत ज्यादा फेमस है, और वो बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, वो भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ये बताओ किसने बोला? कम से कम 4 क्वेश्चन तो ऐसे ऊपर ऊपर से ही क्लियर हो जाए। एंटोनी बोल रहे हैं, ठीक है, ब्रूटस के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब ब्रूटस का कह लीजिए कि बरियल फ्यूनरल हो रहा है, तो उस दौरान जो है ये ब्रूटस के बारे में कुछ सब अच्छे बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 हो गया, और एक ब्रूटस का ही बहुत ही फेमस कोटेशन है, उसे भी हमें याद रखना था, और जो जूलियस सीजर के लिए वो बोलता है। तो ये कोटेशन है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर, नॉट दैट आई लव्ड सीजर, देखिए ऑन कर लीजिए, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर, ठीक है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस दैट आई लव्ड रोम मोर। तो ये 5 कोटेशन मैं स्पेशली आप सभी को आज बता रहा हूं कि इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अगर जूलियस सीजर से जब भी कोटेशन आता है तो यही 5 कोटेशन हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो इन कोटेशंस को तैयार कर लेना। अगर हमें समय मिलेगा तो जरूर हम इन कोटेशंस पे एक डिस्कशन करेंगे। समय नहीं मिलेगा तो इन 5 कोटेशन से सिर्फ आपके एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि हु हैज स्पोकन दिस, ठीक है, बस इतना ही, किस कैरेक्टर ने इस कोटेशन को बोला है और किसके लिए बोला है, बस। तो उम्मीद है कि आप सभी ने जो है नोट कर लिया होगा। ये देखिए, आप सभी का चेहरा नहीं दिखता है मुझे, है ना, तो आप सभी जब बोलते हो तो मुझे पता चलता है कि मेरी आवाज आपके पास जा रही कि नहीं जा रही है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं जूलियस सीजर पे बहुत तेजी से, और कैसे, क्या हिस्ट्री है, कहां से आता है, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है हिस्टोरिकल, उसको ध्यान देते हैं। देखिए, जब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं जूलियस सीजर के, तो इसमें सबसे मेन बात आपको यह ध्यान रखना है कि जूलियस सीजर जो है, ये जो घटना है, पूरी प्ले की घटना है, जिस घटना से लिया गया है वो 44 बीसी की घटना है। 44 बीसी में जो है आपके जूलियस सीजर, जो कि एक रोमन जनरल हैं, इनकी असैसिनेशन हो जाती है 44 बीसी, यानी इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है, कुछ कॉन्स्पिरेटर के द्वारा। तो उसी घटना को बेस करके जो है ये प्ले लिखा गया है, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो एक बात यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है, एक ट्रायमविरेट करके वर्ड है, ठीक है। और जो ये जूलियस सीजर हैं, ये फर्स्ट ट्रायमविरेट के जो है एक सदस्य थे। अब ट्रायमविरेट क्या है, ध्यान रखना, अब इसको आप ट्रायमवायरेट या ट्रायमविरेट जो भी पढ़ना, हमने प्रोनाउंसिएशन इसका चेक नहीं किया है। तो जो ट्रायमविरेट है ये क्या है, ये 3 जो रोमन जर्नल्स हैं, जो बहुत ही फेमस रोमन जर्नल्स हैं, उनकी एक टीम है।
ठीक है, तीन लोग मिलके पूरे रोमन एम्पायर पे एक तरह से कह लो कि राज कर रहे हैं। ठीक है, पूरा किंगडम जो रोमन एम्पायर का है ये तीनों लोग मिलके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रायमविरेट तीन लोगों का एक तरह से समूह है, और वो कहने के लिए कुछ भी बोल लीजिए, त्रिमूर्ति। ठीक है, हाँ, जो ट्रायमविरेट हैं इसमें जो पहला आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन हो सकता है कि हु वाज नॉट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ट्रायमविरेट। तो ध्यान रखना, जो पहला ट्रायमविरेट था उसके जो मेंबर्स थे क्रैसस एंड पॉम्पी, और तीसरा सीजर हिमसेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायमविरेट के कौन कौन सदस्य हैं? क्रैसस, पॉम्पी, सीजर। अब होता क्या है कि ये जो पहला ट्रायमविरेट चल रहा था इसमें क्रैसस की डेथ हो जाती है, और जब क्रैसस की डेथ हो जाती है तो पॉम्पी जो है ये और इसके बेटे लोग, ये लोग चाहते हैं कि जो मैक्सिमम जो रोमन एम्पायर है उस पर ये कब्जा कर लें, और सीजर और पॉम्पी के बीच में इस तरह से आप कह लीजिए कि एक प्रकार से एनमिटी हो जाती है, द्वंद्व होने लगता है, क्योंकि एक ट्रायमविरेट की डेथ हो चुकी है। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट में आप देखते हैं कि ये जो प्ले का ओपनिंग है वो यहीं से होता है कि सीजर जो है पॉम्पी को हरा के, पॉम्पी के बेटों को हरा के आ चुके हैं, और उन्हीं के स्वागत में जो है कोरोनेशन समारोह हो रहा है, एक प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो ये सीजर के कहीं ना कहीं उत्साह में जो इन्होंने एक बहुत बड़ी विजय पाई है पॉम्पी पे, उसके लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये प्ले की बिगिनिंग यहीं से कि हमें एकदम शुरू में ये पता चलता है कि प्ले में जो है सीजर डिफीट करके आए हैं पॉम्पी को। इतनी बात सभी को क्लियर है, ट्रायमविरेट वाली बात। अब आपके एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो यहीं पे ध्यान रखना है कि सेकेंड ट्रायमविरेट, जो सेकेंड ट्रायमविरेट था, क्या कुछ सेकेंड ट्रायमविरेट भी था क्या? दूसरा भी कोई ये तीन लोगों का समूह था जिसने रोमन एम्पायर पे राज किया है? तो फर्स्ट आपने देखा क्रैसस, पॉम्पी एंड सीजर, तो सेकेंड वाला कौन हो जाएगा? तो ध्यान रखना कि जूलियस सीजर और ये सब तो इधर डेथ हो गई है, तो अब जो दूसरा ट्रायमविरेट आएगा उसमें जो है ध्यान रखना है कि जूलियस सीजर का एक भतीजा है जिसको बोलते हैं ऑक्टेवियस सीजर। ठीक है, और आप ध्यान रखना है कि ये एडॉप्टेड सन भी है, मतलब एडॉप्टेड है। ठीक है, तो ऑक्टेवियस सीजर ये हो गया। दूसरा आपका जो है कैंडिडेट इसमें कौन है? लेपिडस, और तीसरा कौन है आपका? एंटोनी, मार्क एंटोनी। तो ये बातें ध्यान रखना, ये सेकेंड ट्रायमविरेट है। अब एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि हु वाज लेस पावरफुल इन सेकेंड ट्रायमविरेट, सबसे कम पावरफुल कौन था सेकंड ट्रायमविरेट में? एनीवन? लेपिडियस, मैंने एरो भी लगा रखा था आपसे कुछ, तो ये लेपिडस जो है इसमें सबसे लेस पावरफुल है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जब हम एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा की स्टोरी पढ़ेंगे तो वहां एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लैश वहीं पे दिखाई देगा। ऑक्टेवियस, अभी आप जब पहला ये जूलियस सीजर पढ़ रहे हैं तो जूलियस सीजर फर्स्ट पार्ट है, इसका सिक्वेल है आपका एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। तो जूलियस सीजर में तो आपके ऑक्टेवियस सीजर और एंटोनी तो बहुत मिलकर काम कर रहे हैं, और बल्कि ये कह लीजिए कि जो कॉन्स्पिरेटर्स है उसके डाउनफॉल में आपका जो एंटोनी है उसका बहुत बड़ा रोल है ना। तो एंटोनी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप कह सकते हैं कि जो पहला पार्ट है जूलियस सीजर का, ये पूरी जूलियस सीजर जो ये है ट्रेजेडी है या रोमन प्ले है, तो इसमें पूरी तरह से अगर किसी की वजह से ये इतना क्वालिटी वाला प्ले बन पाया है तो इसमें मार्क एंटोनी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब हम और इसके तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट ट्रायमविरेट, सेकंड ट्रायमविरेट किस समय की घटना है? तो 44 बीसी एग्जैक्टली आप लोग ध्यान रखना, 44 बीसी। और एग्जाम में एक और भी क्वेश्चन पूछता हूं, मैं अभी आपको बता रहा हूं, आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा स्पेशली एक ओकेजन था जिस ओकेजन पे इसकी डेथ होती है। 44 बीसी में एक स्पेशली ओकेजन था। ठीक है, एनीवन फ्रॉम द ग्रुप। ठीक है, स्पेशली एक विशेष डे है। ठीक है, जिस डे पे जो है उसकी हत्या की गई है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, उस डे को हम बोलते हैं आइडिया ऑफ मार्च। ठीक है, ये एक स्पेशली ओकेजन है, और ये डे भी है जो कि रोम में मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है, आइडिया ऑफ मार्च। इसको बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखना है ये कौन सा डे होता है, ये ध्यान रखना, ये 74th डे इन रोमन कैलेंडर है। क्या है? 74th डे इन रोमन कैलेंडर। देखिए, तो 74th डे इन रोमन कैलेंडर, और दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि स्पेशली एग्जैक्ट डे कौन था? तो 15 मार्च, ये कभी मत भूलिएगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ भाई जूलियस सीजर की कब डेथ हुई है, तो ही वाज असैसिनेटेड या किल्ड ऑन 15th मार्च। ठीक है, इन 44 बीसी। इतनी बात क्लियर है। और इसके अलावा और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये जो है सेवरल जो है रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेज होते हैं आइडिया ऑफ मार्च वाले पे के दिन, और स्पेशली ये जो है नोटेबल होता है डेड लाइन के लिए, कि जितने भी आपके डेट हैं, जितने भी आपके कर्ज आपने कहीं से लिए हैं, डेप्ट लिए हैं, कर्ज लिए हैं, उन कर्ज को इस वाले दिन तक आपको हर हाल में कर्ज मुक्त हो जाना है, मतलब जिससे भी आपने लिया उसको दे दीजिए। ठीक है, तो ये रोमन्स के लिए एक डेड लाइन है अपने सारे कर्ज से अपने आप को मुक्त करने का। ठीक है, तो ये आइडिया ऑफ मार्च है। ठीक है, तो इतनी बात हमें बहुत सही अभी बताया कि ये एक सूतशायर जो है, अब सूतशायर की बात आ गई तो फिर ध्यान रखो कि सूतशायर जो है 2 बार इस बात को याद दिलाता है कि जूलियस सीजर को। एक सूतशायर है जो कि भविष्यवाणी करता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जूलियस सीजर को किसी ने वार्न किया था, ठीक है, कि ये दिन तुम्हारे लिए खतरनाक है। ठीक है, तो अब बताइए, अब आपके क्वेश्चन के आंसर का समय आ गया। बिल्कुल, उसकी वाइफ ने दिया था वार्निंग। ठीक है, क्यों दिया था?
क्योंकि उसने एक सपना देखा था रात में, एक ड्रीम देखा था कि सीजर को जो है उसकी पूरी बॉडी में बहुत ढेर सारे होल हैं और उस सारे होल से क्या हो रहा है, ब्लड निकल के बाहर आ रहा है और उस ब्लड में सभी लोग अपने अपने हाथ धुल रहे हैं। ठीक है, ये सपना देखा। किसने देखा सपना? सीजर की वाइफ कैलिफोर्निया ने। और जब उस सपने को देखी तो बहुत ज्यादा डर गई। ठीक है, और डर गई इसलिए जूलियस सीजर से रिक्वेस्ट किया कि आप मत जाइए, आज का दिन आपके लिए खतरनाक है। लेकिन जूलियस सीजर कहाँ डरने वाले हैं, वो बिल्कुल भाई बहुत ही मजबूत आदमी, अंदर से बिल्कुल फियरलेस है, डरने की कोई जरूरत नहीं ये। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आ गई, लेकिन हमने आपसे बोला कि ये जो आइडिया ऑफ मार्च है, इस बात को 2 बार किसी ने जो है इस दिन से बचने के लिए बोला है। तो याद रखना, ये कोई और नहीं, ये सूथसायर ही है। ठीक है, ये एक तो एकदम शुरू में बोलता है, ठीक है, जब जूलियस सीजर का जीत के आया है उसके उपलक्ष्य में जो है प्रोग्राम चल रहा है, उस समय बोलता है। और एक दूसरी बार कब बोलता है, जब ये जूलियस सीजर जाने वाले रहते हैं, ठीक इनके डेथ से पहले। एक्ट 3 सीन 1 याद रखना, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर की डेथ कब हुई है। तो एक्ट 3 सीन 1, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये अभी आपके एग्जाम का, ये चूंकि इस पूरे प्ले का सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो जूलियस सीजर की डेथ है। ठीक है, तो इनकी डेथ कब हुई है, एक्ट 3 सीन 1। और इनको वार किसने किया था इस पर्टिकुलर डे से 2 बार, तो वह सूथसायर। ठीक है, अब हम कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं फास्ट। हाँ, उससे पहले ये कुछ पब्लिकेशन हिस्ट्री वगैरह देख लीजिए, बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं। फुल टाइटल क्या है, ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। कब लिखा गया, 1599 में। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी और है कि कब परफॉर्मेंस हुआ, पहली परफॉर्मेंस कब हुई है। तो याद रखना कि 1599 में ही परफॉर्मेंस हुई है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी आप सभी लोग नोट करेंगे तुरंत, क्योंकि 1599 में ग्लोब थिएटर बना था। ठीक है, और 1599 में ही हमने एक और प्ले देखा है जो परफॉर्म हुआ था, वो है एज यू लाइक इट। ठीक है, और एज यू लाइक इट को मैंने क्यों कंफर्मेशन के साथ बताया है, देखो जो जैक्स का स्पीच है, और जैक्स का स्पीच क्या है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो ये जो जैक का स्पीच है, ये जो आप ग्लोब थिएटर बना था उसका जो मोटो था उससे सेम मिलता जुलता है। और इसलिए ऐसा माना जाता है कि चूंकि प्ले उसी समय लिखा गया था, तो ऐसा है कि ये प्ले का परफॉर्मेंस जो है उसी समय हुआ होगा। ठीक है, ये एज यू लाइक इट के बारे में कहा जाता है। और उसके बाद जूलियस सीजर की जब बात आती है, तो जूलियस सीजर के लिए एक हमें कहीं से सोर्स मिलता है, और एक पर्सन है, उनका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, जिनका नाम है थॉमस प्लेटर। नोट कर लें आप, थॉमस प्लेटर। ये ऐसे भाई साहब हैं, ये एक स्विस फिजिशियन है। कौन है ये, एक स्विस फिजिशियन है। अब इनका क्या है कि ये स्विस जो फिजिशियन है, ये जो है उस समय इन्होंने विजिट किया था इंग्लैंड का। ठीक है, और ये बताते हैं अपने, जहां भी इन्होंने अपने संस्मरण लिखे होंगे तो वहां पे ये बताते हैं कि 20 अक्टूबर 1599 को, कब, 20 अक्टूबर 1599 को इस प्ले का परफॉर्मेंस इन्होंने देखा है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको कहीं विकीपीडिया किसी बुक में जल्दी नहीं मिलेगा। तो थॉमस प्लेटर साहब हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि हमने जो है इस प्ले को देखा है। कब देखा है, 20 अक्टूबर 1599 को। ठीक है, 21 सितंबर लिखिएगा, 21 सितंबर, इसमें एक दूसरा डेट भी था, 21 सितंबर जो एग्जैक्ट डेट इन्होंने बताया। ठीक है, एक्चुअली ये जो दूसरा डेट था इसको भी लेके कंफ्यूज मत होइए, यहाँ नोट ही कर लीजिए। इन्होंने बताया कि ये जो है 18 सितंबर से लेके 18 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर 1599 तक विजिट पे थे इंग्लैंड के। ठीक है, 18 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर 1599 के विजिट पे थे, और उसी दौरान 21 सितंबर को इन्होंने जूलियस सीजर का प्ले देखा था, परफॉर्मेंस। ठीक है, और अभी जो है एक इसको ये आप बोल सकते हैं, एकदम 100% नहीं कह सकते हैं कि एकदम यही वाला प्ले था, फर्स्ट था। आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द अर्लीस्ट प्ले, यानी जितने भी प्ले हुए उनमें जैसे एज यू लाइक इट को हम मानते हैं, और एक दूसरा प्ले है, ठीक है, जिसको आप अर्लीस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं ग्लोब थिएटर में। ठीक है, अर्लीस्ट परफॉर्मेंस। तो एक आपने देखा एज यू लाइक इट, और दूसरा एक प्ले ये है जूलियस सीजर। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर है? तो इतनी बातें क्लियर है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हुआ। फिर कब लिखा गया था, ये परफॉर्मेंस भी हमने देख लिया है 1599 में। उस पर्सन का नाम हमने देख लिया, थॉमस प्लेटर है। ठीक है, कब पब्लिश हुआ पहली बार, तो 1623 में पब्लिश हुआ। लिटरेरी पीरियड आप सभी को पता है, जॉनर में ट्रेजिक ड्रामा बोला जा रहा है, हिस्ट्री प्ले बोला जा रहा है, और आप एक नया इसमें ऐड कर लें, रोमन प्ले। ठीक है, और सेटिंग देखिए एकदम क्लियर है, रोम एंड इन्वायरंस होगा कोई। ठीक है, रोम आप मुख्य रूप से जानिए। फिर उसके बाद से क्या है, 44 BC, ये जो है मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि ये स्पेशली उसी समय का कहानी है। क्लाइमेक्स क्या है, जब ब्रूटस की सुसाइड हो जाती है, वो क्लाइमेक्स का सिचुएशन है। अगर एंटागोनिस्ट की बात करें तो कैसियस है, और पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ड्रामेटिक है।
कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जो मेजर कैरेक्टर्स हैं। इस प्ले में कैरेक्टर्स बहुत हैं, तो आपको बहुत कैरेक्टर्स को ध्यान से रखना पड़ेगा कि कौन कौन से, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि कौन सा एक इसमें से कॉन्स्पिरेटर नहीं है, एक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आप लोग को जब मैंने आपको मिडसमर नाइट ड्रीम पढ़ाया था, या आपको जब हमने पढ़ाया रोमियो एंड जूलियट, तो आपको बताया कि रोमियो एंड जूलियट से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन मोन्टैग फैमिली का नहीं है, ठीक है, कौन कपलेट फैमिली का नहीं है, ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन जो है जूलियस सीजर के पक्ष में नहीं है, हाँ, या कौन जो कैरेक्टर है जूलियस सीजर के बिल्कुल अगेंस्ट में है, कौन सा कैरेक्टर जो है वो कॉन्स्पिरेटर नहीं है, वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर नहीं है। तो ये बातें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम कैरेक्टर देख रहे हैं, अब यहाँ पे इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा। अब देखिए जूलियस सीजर कौन है। सबसे पहली बात कि एक फेमस जनरल है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे दी गई हैं, हम उन्हीं को सिर्फ करते हैं, फेमस जनरल है। और दूसरी बात कौन है, इनकी वाइफ का नाम है कैलिफोर्निया, ठीक है, तो हस्बैंड है कैलिफोर्निया के। हम प्ले के बिगिनिंग में क्या देखते हैं कि सीजर है जस्ट डिफीटेड द फैक्शन ऑफ हिज राइवल पॉम्पी। तो पॉम्पी के एक हिस्से को, एक बड़े हिस्से को हरा के ये आते हैं, ठीक है, ठीक है। हिज फॉलोअर्स विश टू मेक हिम किंग। अब जो उसके फॉलोअर हैं वो चाहते हैं कि इसको राजा बना दिया जाए। जो चूंकि जीत के आते हैं तो एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी में इनके फॉलोअर्स इनको राजा बनाना चाहते हैं, किंग बनाना चाहते हैं। और इसीलिए मार्क एंटोनी, ध्यान रखना, यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन उनको जो है क्राउन बार बार जो है प्रेजेंट करता है कि आप जो है राजा बन जाओ। तो इट वाज मार्क एंटोनी हु वाज ऑफरिंग हिम द क्राउन अगेन एंड अगेन। अब एक क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी टाइम्स ही ऑफर्ड द क्राउन जूलियस सीजर। तो ये याद रखना कि 3 टाइम्स ही ऑफर्ड। तो 3 बार ये बोलता है कि सर आप जो है क्राउन अब धारण कर लीजिए और पूरी तरह से रोम के किंग बन जाइए। तो ही ऑल द 3 टाइम ही रिजेक्टेड, ठीक है। अदर्स डू नॉट वांट हिम। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि जूलियस सीजर जो है राजा बने। उसमें मुख्य रूप से जो कैरेक्टर है वो है कैसियस, ठीक है। और इस बात को कुछ जूलियस सीजर भी ऐसा फील करते थे, इसलिए वो मार्क एंटोनी से यही कहते हैं कि कैसियस से आप बच के रहना, क्योंकि कैसियस की आंखों में हमेशा मुझे हेट्रेड की फीलिंग दिखाई देती है, ठीक है। दूसरी बात, अब जो है जूलियस सीजर का जो कैरेक्टर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। आपके एग्जाम में थोड़ा सा ना जूलियस सीजर को कई लोग हीरो मानने से मना करते हैं, कहते हैं ये हीरो नहीं है। कोई बता सकता है कि जूलियस सीजर को क्यों नहीं लोग हीरो मानना चाहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इस प्ले में जो ब्रूटस एक बहुत ही ऑनरेबल कैरेक्टर है, तो क्यों ना ब्रूटस को हीरो बनाया जाए। और जो प्ले की टाइटल है जूलियस सीजर ना होकर ब्रूटस होना चाहिए था, मार्कस ब्रूटस। तो आप लोग ये बताइए कि हम मार्कस ब्रूटस, चलो ठीक है, उसको नहीं बनाया गया है, लेकिन ये बताओ कि जूलियस सीजर को हम क्यों ना माने। जूलियस सीजर को मेजर कैरेक्टर या जूलियस सीजर को ये ट्रेजेडी बेस किया गया है, तो जो क्रिटिक्स हैं उनका क्या व्यू है, किस लिए वो मना कर रहे हैं कि जूलियस सीजर को नहीं होना चाहिए, एनीवन। तो यहां पे ध्यान देना कि जूलियस सीजर को कुछ कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये जूलियस सीजर को बीच बीच में मिर्गी का दौरा पड़ा करता था, ठीक है। अब जब होता क्या है आप देखेंगे, जब इसकी क्राउनिंग के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं मार्क एंटोनी, उसी समय जो है जो भीड़ है वो बहुत जोर से चिल्लाती है, और जब बहुत जोर से चिल्लाती है तो जूलियस सीजर वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अचानक अपने जो है जिस पे बैठे होते हैं कुर्सी पे, उससे गिर जाते हैं फटाक से। और फिर इनको जो है जो भी, अब पता नहीं जूते तो नहीं सुनाए गए होंगे, लेकिन जो भी चीजें करके फिर से ये होश में आते हैं, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पे एक प्रश्न है कि ऐसा पर्सन जो कि मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, जिसको कभी भी गिर सकता है, ऐसा पर्सन को हम हीरो कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट। अब एक दूसरा है कि डीफ इन 1 ईयर, एक आंख से कम सुनता, सॉरी एक कान से कम सुनता है, बहरा भी है। अब ऐसा पर्सन जो कि फिजिकली बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, ऐसे पर्सन को हम कैसे मेजर कैरेक्टर बना सकते हैं। अच्छा, अभी हम उस पर बात करें उससे पहले एक और आपसे एग्जाम का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या मुझे आप बता सकते हो कि शेक्सपियर के किसी और फेमस ट्रेजेडी का नाम जिसमें हीरो को इसी तरह कुछ मिर्गी का या कुछ ऐसा दौरा पड़ा है? बिल्कुल ओथेलो है आंसर। उस प्ले में हम ये देखते हैं कि कैरेक्टर को दौरा पड़ता है और दौरा पड़ने की वजह से वो जो है गिर जाता है। अब ये तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कह सकते कि उसको पहले ऐसे दौरे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, लेकिन प्ले में एक बार जरूर पड़ा है और इस वजह से वो गिर जाता है। इसी तरह हम जूलियस सीजर में ये 100% नहीं कह सकते कि उसको कितनी बार दौरे पड़े होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है एक बार। तो इसी तरह हम वहां भी कनेक्ट कर रहे हैं चीजों को। तो ये चीजें ध्यान रखना आप सभी को। अब जो है ये डीफ इन 1 ईयर है, एपिलिप्सी इसको जो है बीमारी है, और उसके बावजूद भी है ये बहुत ही फेमस रोमन जनरल है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनके बारे में ऐसी बातें कही जाती है। अब यह है कि भाई अगर इसको कोई बीमारी भी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ये बहुत लकी है, बहुत भाग्यशाली है, और ये कह लो कि इसका अपने माइंड पे कंट्रोल इतना ज्यादा है कि ये विपरीत परिस्थितियों में उसको ये बीमारी जो है उसके ऊपर अटैक नहीं करती है। ये बात हमें पता चल रहा है, तभी तो ये इतने बड़े बड़े जो है वार्स को जो है जीत के चला रहा है ना। तो बिल्कुल अब ध्यान देना कि ये जब इतने वार को लगातार जीतते जा रहा है तो लोगों के मन में एक बात आ रही है कि ये टायरेंट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? टायरेंट होता जा रहा है।
ठीक है। अब टायरेंट आप समझते हैं, जब कोई व्यक्ति टायरेंट हो जाएगा तो फिर ये बताओ कि वो किस प्रकार के किंगशिप की ओर जाएगा। किंगशिप कई प्रकार का होता है, ठीक है। जो राज्य होता है, राज्य को चलाने कई प्रकार, एक जैसे आप जानते हैं ना, कहते हैं कि डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, वन पर्सन कभी भी किंग नहीं होता, उसमें जो जनता होता है, जनता का शासन होता है, ठीक है। तो जब टायरेंट हो जाएगा तो आप बताओ किस प्रकार की किंगशिप होगी वो। बिल्कुल, डिक्टेटरशिप, ऑटोक्रेसी, और एक और वर्ड है मोनार्की, ठीक है। टोटलिटेरियन तो दूसरे प्रकार का कॉन्सेप्ट हो गया, टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। ठीक है, उस प्रकार का ठीक है, वो तो हमें अभी नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान आ रहा है कि टोटलिटेरियनिज्म क्या है। कभी मैंने पढ़ा था कहीं किसी कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ आप ध्यान रखिए, उस पर भी हम बात कर लेंगे अगले लेक्चर में। एग्जैक्टली हमें ध्यान नहीं आ रहा, अगर कोई मीनिंग आप देख के बता सके क्या है टोटलिटेरियनिज्म की। तो मुख्य रूप से अभी हमको यह ध्यान देना है कि मोनार्की की जब बात, लोग नहीं चाह रहे थे कि ये जो सीजर है ये किंग बने, क्योंकि ये किंग बनेगा तो ये टायरेंट है, तो क्या आ जाएगी, मोनार्की आ जाएगी। यानी एक पर्सन पूरी तरह से पूरे किंगशिप को संभालेगा, और मोनार्की के पूरी तरह से खिलाफ है। कौन है, और स्पेशली कैसियस, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। तो अब क्या होगा, आने वाले आगे पार्ट में हम देखेंगे किस तरह कैसियस सबको जो है अपनी ओर अपनी बातों से खींचेगा कि हमें जूलियस सीजर का विरोध करना चाहिए, ठीक है। तो एक बात हमने देखा कि जूलियस सीजर को जो है बहुत से क्रिटिक हीरो नहीं मानना चाह रहे हैं, प्ले का प्रोटैगनिस्ट नहीं मानना चाहते हैं। रीजन आप सभी को पता है कि उसे एपिलिप्सी है, 1 ईयर से वो डीफ है। दूसरा क्या है कि एम्बिशन की वजह से जो है उसे किल कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही एम्बिशियस है और इस वजह से उसे किल किया जाता है, जबकि हमें प्ले में ऐसा कोई इंसिडेंट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात ध्यान रखना कि जूलियस सीजर को हम देखते हैं कि वो एरोगेंट है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है। एरोगेंट होने का सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि उसे मतलब एकदम वो किसी भी चीज को मानता नहीं। उसे 2-2 बार सूद शायर कहता है कि भैया इस दिन से बच के रहना, लेकिन वो बिल्कुल नहीं कहता, ठीक है जो होना होगा हो जाएगा, देखता हूं मेरा कौन क्या बिगाड़ पाता है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं मानते। इनकी वाइफ बोलती है कि भैया आज के दिन मत जाओ, फिर भी ये नहीं मानते हैं। तो इसका ये इनके एरोगेंसी को दिखाता है ये जो कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, बस इतनी चीजें, कुछ मेजर मेजर बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। एक चीज और जान लीजिए कि खुद बहुत ही अच्छा जज है कैरेक्टर का, यह दूसरे के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जज करता है, और स्पेशली जो कैसियस के कैरेक्टर के बारे में जो बात बोलता है ब्रूट एंटोनी से, इससे ये हमें पता चलता है कि कैरेक्टर को बहुत अच्छे से जज करता है। तो ये कुछ मेजर चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं जल्दी से मार्क एंटोनी के कैरेक्टर में। जब मार्क एंटोनी के कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो ये बहुत ही हाई रैंकिंग कैरेक्टर है, जूलियस सीजर की तरह ही बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड है, ठीक है। तो अगर जूलियस सीजर के अलावा कोई कैरेक्टर इस प्ले में बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर है तो वो है मार्कस ब्रूटस। और जब बात आती है रेस्पेक्ट की, ठीक है, तो फिर वहां पे जूलियस सीजर से भी आगे निकल जाते हैं कौन, मार्कस ब्रूटस। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसीलिए बार बार ऐसा बोला जाता है कि मार्कस ब्रूटस जो हैं, इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से इस प्ले को हम नाम दे सकते थे द ट्रेजेडी ऑफ मार्कस ब्रूटस, ठीक है। अच्छा, जब हम मार्कस ब्रूटस की बात करते हैं, यहीं पे अभी हम कुछ बातें बताते हैं, फिर आप लोग को कनेक्ट करना है किसी दूसरे प्ले से। अब एक बात ध्यान देना कि इनकी वाइफ का नाम है पोर्सिया है। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोर्सिया सुसाइड कर लेती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है पोर्सिया जो है एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर जो रहते हैं, जो कि पैट्रियट रहते हैं अपने कंट्री के प्रति, उनकी लड़की है जिसका नाम है कैटो, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पोर्सिया की डेथ कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पोर्सिया क्या करती है, कोल को यानी कोयले को अपने मुंह में ले लेती है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि कोयले को अपने मुंह में डाल के कोई व्यक्ति जो है मर जाए, ये बड़ी बड़ी बात है ठीक है। अब देखिए, जो आपका कैरेक्टर है ब्रूटस का, ये बेचारा जो है क्या है, टोर्न है, मतलब बहुत ज्यादा समझ नहीं पा रहा है कि करे क्या। एक तो उसका पर्सनल अफेक्शन है सीजर के प्रति, और दूसरा क्या है, उसके खुद अपने पॉलिटिकल आइडियल्स, यानी अपने खुद के उसके आइडियल्स हैं कि इस चीज ये सही है गलत है, और उसके विरोध में नहीं जाता है। तो वो रोम को कैसा देखना चाहता है, वो रोम को हमेशा चाहता है कि रोम कैसी कंट्री रहे, डेमोक्रेटिक कंट्री रहे, यानी यहां पे जनता की बात सुनी जाए। वो पूरी तरह से किसके विरोध में है, मोनार्की के विरोध में है। तो उसे पता है, चूंकि उसे ऐसा बताया जाता है कि अगर सीजर का यही हाल रहा तो आने वाले समय में तो ये जरूर मोनार्क बन जाएगा, किंग बन जाएगा। जब किंग बन जाएगा तो मोनार्की आ जाएगी, और फिर उसके बाद ये केवल अपनी टायरनी दिखाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रोम के हित में नहीं है। तो इसलिए बार बार जब इससे बोला जा रहा है तो द्वंद में है कि क्या करे, ये सीजर के प्रति अपने अफेक्शन को, अपने लव को शो करे कि ये अपने देश को बचाए, ठीक है, जिसके लिए ये मतलब मर मिटता है। तो ये ध्यान रखना कि अपने देश को आगे रखता है और अपने देश के लिए अपने दोस्त को कुर्बान कर देता है। तो हम देखते हैं कैसे करेगा आगे। विच आर मोटिवेटेड बाय अबाइडिंग लॉयल्टी टू रोम, ठीक है। और इसके जो भी आइडियल्स हैं वो यही है कि हम रोम की सेवा करेंगे, हम रोम के खिलाफ गलत नहीं होने देंगे, देश के खिलाफ गलत नहीं हो सकता कुछ भी। अब
ऐसा पर्सन जो इंटेलिजेंट है, सेल्फ पोजेस्ड है, ये सारी सब किसी के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है, चाहे फ्रेंड हो चाहे दुश्मन हो। ये बहुत बड़ी बात है कि एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है प्ले में, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, जब बात आती है नोबेलिटी की, जब बात आती है लॉयल्टी की रोम के प्रति, तो हर कोई मार्कस ब्रूटस को बहुत ही सम्मान देता है। और यही वजह है कि जब जूलियस सीजर, जो कि इतना ज्यादा फेथ रखता था, जब वो देखता है कि जब उसकी हत्या हो रही है और उस हत्या में सबसे अंतिम में जो उसको तलवार मारने वाला पर्सन है वो कौन था, ब्रूटस है, तो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाता है और ये लाइन बोलता है। ये बहुत ही फेमस लाइन है, इट टू ब्रूटस। यानी जब भी कोई, आज भी ध्यान देना आप लोग, कि जब कोई दोस्त एक दूसरे दोस्त को धोखा देता है तो ये वाली लाइन बोला जाता है, तुम भी दोस्त हैं, इट टू ब्रूटस, यानी तुम भी ब्रूटस। ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी ऐसा करोगे, लेकिन देश के लिए ब्रूटस ऐसा करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये कोटेशन की लाइन हमें पता चल गया कहां है, किस सिचुएशन में। ठीक है, अब इनकी अगर क्वालिटीज की बात करें, एडमिरेबल क्वालिटीज की, तो इनके अंदर क्या क्या है, लॉयल्टी है, रीजन है, सेल्फ कंट्रोल है। ठीक है, और यही वजह है कि ये बिट्रे कर देते हैं सीजर को। ठीक है, और पार्टिसिपेट करते हैं मर्डर में। अच्छा, लेकिन ये क्वालिटीज जो है आप देखते हैं मैनिपुलेट किया जाता है। इनकी जो जितनी भी अच्छी क्वालिटी हैं, कोई एक कैरेक्टर मैनिपुलेट करता है। बता सकते हो उस कैरेक्टर का नाम क्या है आप लोग? बिल्कुल भी भूलना नहीं है, कैसियस एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि इनको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लेता है और इनकी क्वालिटीज को इन्हीं के अगेंस्ट में यूज कर लेता है। और ये, अब जब हम कैसियस के मैनिपुलेटिव पावर को देखते हैं तो हमें शेक्सपियर के एक और विलेन का याद आता है। आप लोग बताइएगा कौन विलेन है? यागो। पूरी तरह से जी, ठीक है। तो ये पूरी तरह से जो है मोटिवेट कर लेता है। और आप ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है कि हु वाज द लीडर ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, तो वो है कैसियस। ध्यान रखना आप। हालांकि जब ब्रूटस आ जाते हैं उस टीम में तो कैसियस बहुत चालाकी करता है, वो बार बार ब्रूटस को आगे रखता है, लेकिन अगर रियल सेंस में देखा जाए तो कौन है? कैसियस है। ये ध्यान रखना आप सभी को। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है भाई, बहुत इसको ध्यान दीजिएगा। जितने भी इंटरमीडिएट के बोर्ड है लगभग हर जगह जूलियस सीजर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब ये सारी बातें हमने देख ली कि किस तरह उसके क्वालिटीज को मैनिपुलेट करता है और इस तरह उसी की क्वालिटी को उसी के खिलाफ जो है यूज कर लेता है। और देखना, ध्यान रखना कि एक बहुत बड़ी चीज है स्ट्रिक्ट मॉरल कोड। जो ब्रूटस हैं वो एक मॉरल कोड बनाए हुए हैं कि देखो ये चीजें हैं जो एक पर्सन में होना चाहिए, अगर ये चीज नहीं है तो वो पर्सन गलत है और मैं उसके खिलाफ कदम उठाऊंगा, चाहे वो कितना भी मेरा प्यारा क्यों ना हो। ठीक है, तो इन्होंने एक मॉरल कोड बना रखा है और उसी मॉरल कोड की वजह से इनको बहुत आसानी से मैनिपुलेट करने में सक्षम हो जाते हैं। कौन? आपके कैसियस। लेकिन एक बात और ध्यान देना है, इसी मॉरल कोड की वजह से ये बेचारे जो है इस प्ले में ट्रेजेडी के भी बहुत बड़े शिकार होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्ले में ट्रेजेडी का मेन रीजन क्या है, मतलब ऐसा कौन सा सीन है, ऐसा कौन सा सीन है जब नहीं हुआ होता तो ये प्ले ट्रेजेडी नहीं हुई होती। मतलब ये प्ले जो है ब्रूटस के खिलाफ में नहीं गया होता, ये प्ले जो है कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ में नहीं गया होता। आप में से कोई बता सकता है, क्योंकि मैं शुरुआत ही कर चुका हूं वहीं से कुछ कोटेशंस के द्वारा। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये स्ट्रिक्ट मॉरल कोड है, चूंकि कैरेक्टर हम बता रहे हैं तो हमें बताना बहुत जरूरी है भाई। और कुछ लोग कहानी नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है हमें। देखो हम किस तरह से पढ़ रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश करना है। हम कैरेक्टर के द्वारा स्टोरी के मेन पॉइंट जो उस कैरेक्टर से कनेक्टेड है वो बताना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैरेक्टर से सीधे आएगा, अगर स्टोरी में घुमा के तो आप कैसे बताओगे। तो इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं बहुत ही मेजर चीज है। तो अब ध्यान रखना कि ये इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉरल कोड था और स्ट्रिक्ट मॉरल कोड होने की वजह से इसने क्या किया कि जब मार्क एंटोनी कहता है कि ऐसा है भैया, हमको जो है आप लोग बस जूलियस सीजर का जो बरियल सेरेमनी होगा वहां बस मौका दीजिए कि हम भी उसके लिए कुछ कह सकें। और ये ध्यान रखना कि मैं जूलियस सीजर का प्रेज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, उसकी प्रशंसा नहीं करूंगा। और जब अपनी स्पीच की शुरुआत करता है तो कुछ ऐसे ही करता है कि शुरुआत में आधे स्पीच में तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वो उनकी तारीफ कर रहा है कि उनकी बुराई कर रहा है, और जैसे जैसे स्पीच उसका एंड हो रहा होता है वैसे वैसे जो लोग हैं उनके ऊपर वो अपना इंपैक्ट बना रहा होता है। और होता क्या है कि जब तक ये लोग कुछ सोचें तब तक सारी कहानी वो पलट के रख देता है। तो ये बहुत ही टेक्निक, बहुत ही बड़ा स्पीकर आप कह सकते हैं। जब बात ही की जाती है कि हिस्ट्री में, पूरे रोमन हिस्ट्री, पूरे ग्रीक हिस्ट्री और जब पूरे अब तक की हिस्ट्री की बात करते हैं और ग्रेट स्पीचेज की बात करते हैं तो उसमें से एक जो बेस्ट स्पीचेज की कैटेगरी में आता है वो मार्क एंटोनी का स्पीच है। ध्यान रखना आप सभी लोग अपने दिमाग में, ठीक है। और उस स्पीच को आप लोग पढ़ना मन से, ठीक है, मैंने शुरू में ही बता दिया, फिर हम लोग उस पर बात भी करेंगे। तो स्ट्रिक्ट मॉरल कोड होने की वजह से मार्क एंटोनी को कहता है ठीक है आप बोल सकते हो, ये कहता है कि हम किसी को रोक नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए ये मार्क एंटोनी को बोलने को बोलता है, जबकि कैसियस मना करता है कि मत करिए ऐसा, ये बहुत चालाक आदमी है, कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, लेकिन वो नहीं मानता, कहता नहीं नहीं ये अगर बोलना चाहता है तो हमें बोलने देना चाहिए। और वहीं से गड़बड़ी हो जाती है, वो सारे मॉब को सबको अगेंस्ट कर देता है, पूरे कॉन्स्पिरेटर्स के, ठीक है। अब चूंकि अगर थोड़ा सा और रहता तो मैं तुरंत आप लोग को स्पीच दिखाता, लेकिन छोड़ते हैं स्पीच, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। तो ये हमने देख लिया। तो अब एक बात ध्यान रखना, जितने भी जीआईसी की तैयारी करने वाले इस ग्रुप में जुड़े हैं, अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जो भी क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूं इतने डिटेल में कैरेक्टर को, प्लीज आप लोग इन कैरेक्टर को राइटिंग में लिखेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर मैं इतने डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका भी भला हो जाए। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रूटस का कैरेक्टर स्केच लिखिए, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकें। जूलियस सीजर का कैरेक्टर स्केच लिखिए तो आप बहुत अच्छे से लिख सकें, ठीक है। अब दो कैरेक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट वाले बच्चे हैं, ये कौन है? कायस और कैसियस।
इसको ध्यान रखना, ये तो भाई सबसे बड़ा विलेन है, एंटागोनिस्ट है इस पूरे प्ले में। और ये क्या है, इंस्टिगेटर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ये जो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर के हो रही है उसका ये इंस्टिगेटर है, तो इसको तो भूल ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, इसका और इसने सीजर के साथ क्या काम किया तो ध्यान रखना, ये सीजर के साथ बहुत ढेर सारे युद्धों में लड़ा भी है, वार में, और यहां तक कि सीजर को इसने बचाया भी है एक बार। ये तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, इसने सीजर को ड्राउनिंग से एक बार बचाया भी है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा लगा जब ये इंफॉर्मेशन में पढ़ रहा था। तो इसने सीजर को बहुत से वार में हेल्प किया है और सीजर को इसने एक बार ड्राउनिंग से बचाया भी है। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखना है कि ये पूरी तरह से अपोज्ड है आइडिया ऑफ आयरनी के, आइडिया ऑफ आयरनी के पूरी, आइडिया ऑफ मोनार्की के पूरी तरह से विरोध में है। टायरनी या मोनार्की बोलिए, उसकी तरह से पूरी तरह से उसके विरोध में है। कैसस सीम्स मोर मोटिवेटेड बाय जेलेसी ऑफ सीजर एंड देन बाय एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मतलब इसके अंदर हमें ये लगता है ना, कैसियस जो है वास्तव में, जैसे आप जब ब्रूटस की बात करते हैं तो ब्रूटस की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, मतलब उसके अपने खुद के सिद्धांत है, उसके मॉरल कोड है, वो उन कोड की वजह से जो है केवल सीजर के खिलाफ है, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, बल्कि सीजर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और उसके इतने ज्यादा फेमस होने को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, यानी इसके अंदर पूरी तरह से जेलिसी की फीलिंग है और इस वजह से ये सीजर के खिलाफ है। ना कि आप कहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जरूर है कि मोनार्की के खिलाफ है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये जेलिसी की वजह से उसके खिलाफ है, ठीक है। और जूलियस सीजर, और इसके अंदर बहुत सी बैड क्वालिटीज हैं जिनको ध्यान रखना आप, ठीक है। कौन कौन सा है, एम्बिशन, डिसऑनेस्टी एंड ग्रीड, ये तीन चीजें जो हैं ये बात की जा रही है। और एक सबसे बड़ी चीज इसके कैरेक्टर की विशेषता है कि ये बहुत बड़ा स्किल्ड है, स्किल्ड एट यूजिंग लैंग्वेज, यानी ये लैंग्वेज का यूज करने में बहुत ज्यादा ही स्किल, मास्टर है लैंग्वेज का ये। और उसी की वजह से ये क्या करता है कि ये अपने कन्वर्सेशन के द्वारा, जो ब्रूटस है जो कि इतना अच्छा कैरेक्टर है, इतना इंटेलिजेंट है, रीजनिंग वाला कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को भी अपने कन्वर्सेशन से अपनी ओर पलट ले जाता है, कॉन्स्पिरेटर्स की ओर, ठीक है। और ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है इस पूरे प्ले में। अगर हम बात करें कि पूरे प्ले में कैसियस की सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो सबसे बड़ी सफलता यह है कि वो ब्रूटस को सक्षम हो जाता है अपनी ओर कन्वर्ट करने में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब एक बात यहीं पे जब बात आ रही तो एक बात और अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जब ये ट्रेजेडी का एंड होने लगता है, ठीक है, ये प्ले जब एंड होने के कगार पे जाने लगता है, तो ये दो कैरेक्टर्स, स्पेशली ब्रूटस और कैसियस, ये दोनों, क्या इनको मार दिया जाएगा कि खुद मर जाएंगे? एनीवन? बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ये दोनों कैरेक्टर अपने दोनों सर्वेंट से, कौन, कैसियस एंड ब्रूटस, ये आपके एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन हो सकता है कि कैसियस किससे कहता है कि मेरे को तलवार मार दो। पिंडारस, यहां पे देखिए लिखा भी है, ये पिंडारस से कहता है कि तुम एक काम करो, मुझे जो है मार दो, ठीक है। और इस तरह से पिंडारस जो है अपने सर्वेंट के द्वारा ये दोनों एक तरह से अपने आप को मरवा देते हैं। इसी प्रकार से ब्रूटस भी अपने एक सर्वेंट से कहते हैं कि तुम मुझे तलवार रखो और मुझे मार दो। तो इस तरह से ये दोनों लोग अपने कैरेक्टर से, अपने सर्वेंट से जो है अपने आप को मारने के लिए बोलते हैं। इस तरह दोनों लोग अपनी हत्या कर लेते हैं जब इनको लगता है कि अब हम जीतने वाले नहीं है। क्लियर है सभी को? अब हम आते हैं मार्क एंटोनी। इस कैरेक्टर को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, ठीक है। तो एंटोनी क्या है, ये सीजर का क्लोज फ्रेंड है, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ही डिजायर्स टू मेक सीजर किंग, वो सीजर को किंग बनाना चाहता है, बहुत ही लॉयल है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यही वो कैरेक्टर है जो अनडूइंग करता है कॉन्स्पिरेटर को, सीजर के मर्डर को। यानी कॉन्स्पिरेटर ये सोचते हैं कि हम सीजर को मर्डर करके फिर से हम जो है हम पूरी तरह से वो हो जाएंगे, हमारा शासन चलेगा, लेकिन उनके सारे प्रयासों को क्या कर देता है, बेकार कर देता है, ठीक है। तो अगर उनके प्रयासों को फ्यूटाइल बनाने वाला कोई कैरेक्टर है तो मार्क एंटोनी, ठीक है। तो बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्क एंटोनी का स्पीच बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप सभी को। अगर स्पीच में देखता हूं कि अगली क्लास में कितने लोग को मार्क एंटोनी का स्पीच याद रहता है, ठीक है। जितने मैंने आपको 5 से कोटेशन बोले हैं, पांचों कोटेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पांचों कोटेशन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब जल्दी जल्दी जो दूसरे कैरेक्टर है, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, उनको फटाफट कर लेते हैं। पोर्सिया को भूल ही नहीं सकते। पोर्सिया कौन है? ये वाइफ है ब्रूटस की और ये डाटर है, बहुत ही फेमस रोमन स्टेटमैन है जिनका नाम है कैटो। तो ये कैटो की डाटर है, ठीक है। ये अपने पिता पे बहुत गर्व करती है, ये प्राउड है, प्राउड ऑफ हर आइडेंटिटी। और इसलिए प्राउड है क्योंकि ये दो महान लोगों से जुड़ी हुई है। पहला, इसका पिता खुद था जो कि बहुत बड़ा लॉयल था, पैट्रियट था कंट्री के प्रति। और दूसरा कौन है? इसका हस्बैंड है जो कि पूरे रोम में फेमस है अपने ऑनेस्टी के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। अब जब इसको अचानक पता चलता है कि हमारा खुद जो पति है ब्रूटस वो गलत रास्ते पे चल निकला है, ठीक है, वो गलत रास्ते पे चल निकला है, तो ये बहुत ज्यादा नाराज होती है, इसे बहुत दुख होता है। और फिर उसके बाद जो है ये अपनी हत्या अपने आप ही सुसाइड कर लेती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। और ये जिस तरह से मरती है ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है कि इतना भयानक मौत कोई अपने आप को कैसे दे सकता है। मुझे तो लगता है सबसे भयानक मरने वाली कोई कैरेक्टर है शेक्सपियर के पूरे प्लेज में, तो कौन कैरेक्टर है आप लोग बता सकते हैं? पोर्सिया ही। क्योंकि इतनी भयानक बेचारी डेथ की कि इसने क्या किया, कोल को खा लिया, पूरा कोल को निगल लिया इसने, जलते हुए कोयले को। ये बहुत ही भयानक मौत है, ठीक है। तो
बिल्कुल। और इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कैलिफोर्निया के कैरेक्टर के कंट्रास्ट में आप कह सकते हैं कि बहुत ही लॉजिकल कैरेक्टर है। और ये जैसे कैलिफोर्निया खूब रोती धोती है, जब सपने को देखती है, ड्रीम को देखती है तो बहुत रोने लगती है, डर जाती है। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसी है जो बिल्कुल भी नहीं डरती है और ये डिसाइड करती है कि उसे इस दुनिया में नहीं रहना है, शर्म की जिंदगी नहीं जीना है। ठीक है, ऑक्टेवियस सीजर की बात करते हैं। ऑक्टेवियस सीजर को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इस प्ले में इनका रोल बस इतना है कि जब जूलियस सीजर की डेथ होती है तो ये चूंकि उनके एडाप्टेड सन है, एडाप्टेड हेयर हैं और उनके नेफ्यू हैं, इस वजह से अब पूरे जो सीजर की आर्मी है उसका नेतृत्व कौन करेगा? ऑक्टेवियस सीजर करेंगे। और उनके साथ में कौन होंगे? एंटोनी होंगे। ठीक है, तो इस तरह एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर मिलकर जो है जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनका सामना करते हैं। ठीक है, ये बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑक्टेवियस सीजर का कैरेक्टर बहुत खुल के हमारे सामने आएगा जब हम इसका सिक्वल देखेंगे, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। ठीक है, तो अभी हम बहुत ज्यादा ऑक्टेवियस सीजर पे बात करने की जरूरत नहीं है, वहां पे हमें जब बात करना ही है तो हाँ। अब सिसरो की बात करते हैं। सिसरो कौन है? ये अक्लेम्ड रोमन स्टेट्समैन है, ओरेटर है। ठीक है, बस इनका कोई प्ले में बहुत खास रोल नहीं है, तो बस इनका एक कैरेक्टर दिया है तो बस इसको ध्यान रखिए। अब जो है कुछ माइनर कैरेक्टर हैं, इनको ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, चलो कैस्का। कैस्का की जब हम बात करेंगे तो कैस्का कौन है भाई? वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, बस। कैलिफोर्निया कौन है? ये सीजर की वाइफ है। ठीक है, बस। अब आगे जो है डीसीएस ब्रूटस कौन है? इनको आपको ध्यान रखना है। ये तो एक तो कॉन्स्पिरेटर है, दूसरा क्या है कि इनको भेजा जाता है ये भी बात करने में। अगर कहा जाए दूसरा कैरेक्टर जो बात करने में निपुण है, दूसरे को मैनिपुलेट करने में निपुण है, ठीक है, कैसियस के पास, अगर बिलेनियस कैरेक्टर की बात करें कैसियस के बाद, तो दूसरा कैरेक्टर है डीसीएस ब्रूटस। क्यों? क्योंकि ये जाता है और ये जाके समझाता है। ठीक है, किसको? इसका जॉब क्या? टू इंश्योर दैट सीजर सोज ऑफ द कैपिटल ऑन द डे ऑफ असैसिनेशन। ठीक है, तो यही वो कैरेक्टर है जो जब कैलिफोर्निया बहुत ज्यादा परेशान रहती है, वो सीजर को लेने जाता है, तो ये कैलिफोर्निया के सारे डाउट को दूर करता है, कहता है कि जो आप ड्रीम देख रहे हो उसका इंटरप्रिटेशन जो आप कर रहे हो गलत है, और ये अपना इंटरप्रिटेशन देता है अलग तरीके से। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसलिए जो डीसीएस ब्रूटस है इसका कैरेक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये दो कैरेक्टर और हैं, कौन है? मेटिलस सिम्बा। ठीक है, ये कौन है? ये कॉन्स्पिरेटर ये भी हैं, बस इतना ही ध्यान रखो। अच्छा हाँ, इनका इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये जो है इनके भाई साहब को बेनिश कर दिया गया है। एक्चुअली अब ध्यान रखना, जब सीजर की हत्या होती है ना, तो जब सीजर की हत्या होती है तो सीजर की हत्या से पहले उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे कुछ कहा जाता है। और आप में से कोई बता सकता है कि उनसे क्या कहा जाता है? एनीवन इफ यू हैव स्टडीड और नोन अबाउट इट। तो होता क्या है, कहानी हम पढ़ेंगे। होता क्या है, उनसे कहा जाता है कि जो आपने बेनिसमेंट का ऑर्डर दिया है, क्या ऑर्डर दिया? किसके बेनिसमेंट का? जो इसका भाई है मेटलस सिम्बर, इसके भाई को सीजर ने क्या किए रहते हैं कि ये बेनिस कर चुके रहते हैं। तो वो कहते हैं ये जो बेनिसमेंट का ऑर्डर है उसको रद्द करो और उसको वापस बुलाओ। ठीक है, और इसलिए जो है सीजर इसके विरोध में रहते हैं और यही उन लोग के लिए मौका रहता है और फिर फटाफट उसको मार देते हैं सब तलवार से। तो ये बात ध्यान रखना कि सीजर की हत्या के लिए सबसे पहला जो वहां पे वो लोग रीजन देते हैं यही करते हैं कि कहते हैं कि इसके भाई का जो बेनिसमेंट है उसको जो है आप रद्द करिए, उसको बुलाइए। कौन है? मेटलस सिम्बल। अब एक कायस लिगेरियस कौन है? ये भी कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर बहुत ध्यान रखना। अब इस कॉन्स्पिरेटर को मत भूलिएगा। ये कौन है? सिन्ना। अब ये बताओ सिन्ना कॉन्स्पिरेटर को हम क्यों याद रखें? एनीवन एग्जाम में आपसे यहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो ये जो सिन्ना कॉन्स्पिरेटर है, यस कोई कुछ बोल रहा है? एनीवन थोड़ा सा ये शुरू में ही था। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कि कैस्का जो पहला पर्सन है, ठीक है, कैस्का इज द फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर टू स्टैब सीजर आफ्टर विच अदर्स फॉलोस। कोई बात नहीं है, होता है, मुझसे भी कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो ओके। अब ध्यान रखना जो सिन्ना कैरेक्टर है इसको हमें इसलिए ध्यान देना है कि ये तो कॉन्स्पिरेटर है सबसे पहली चीज, और दूसरा क्या है कि ये जो ऐसा पहला कैरेक्टर है जब माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है ब्रूटस के किसके भाषण के बाद? मार्क एंटोनी के भाषण के बाद बहुत ज्यादा जब वो गुस्सा में आ जाती है तो सबसे पहले उसे कैरेक्टर कौन मिलता है? सिन्ना मिलता है। और सिन्ना को, चूंकि सिन्ना पोएट है, अभी जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले सौरभ ने कि सिन्हा नाम के दो कैरेक्टर हैं, एक तो कॉन्स्पिरेटर है, एक है पोएट। लेकिन अब जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, और जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनको ये नहीं लगता कि कौन है। ये बार बार बेचारा बोलता है मैं वो नहीं हूं, लेकिन वो नहीं मानते हैं और इसको किल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये बेचारा कंफ्यूजन का शिकार होकर मर जाता है। ठीक है, अच्छा। अब ट्रिबोनियस कॉन्स्पिरेटर, अब बहुत जल्दी जल्दी ये कैरेक्टर नंबर देखना है। लूसियस कौन है? ब्रूटस का सर्वेंट है। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा क्योंकि ब्रूटस के बहुत ढेर सारे सर्वेंट यहाँ दिखेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। जो लेपिडस है ये कौन है? ये आपको मैंने बताया कि जो टाइम विरेट है, तो टाइम विरेट के जितने भी सदस्य हैं उसमें 3 लोग रहते हैं, ऑक्टेवियस सीजर, लेपिडस एंड मार्क एंटोनी। तो लेपिडस भी उसमें एक सदस्य है उसका, और ये मैंने बताया था कि ये इन तीनों में वीकेस्ट जो है मेंबर है।
फ्लेवियस की बात करते हैं, फ्लेवियस एंड म्यूरलस। इन दोनों को इसलिए ध्यान रखिए कि ये दोनों कैरेक्टर शुरुआत के कैरेक्टर। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि कौन से कैरेक्टर को हम एकदम बिगनिंग में देखते हैं, तो इन दो कैरेक्टर के नाम और एक और कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये दो कैरेक्टर जब प्ले का एकदम शुरुआत हो रहा है तो ये दोनों कैरेक्टर हमको दिखाई देते हैं, और इसके बाद ये कैरेक्टर हमें कहीं नहीं मिलते हैं। ये स्पेशली ऐसे कैरेक्टर हैं जो कहीं ना कहीं जूलियस सीजर के विरोध में हैं, और जो वहाँ पे कॉमनर लोग हैं वहाँ आके इकट्ठा होकर जूलियस सीजर पे जो जीत के उपलक्ष्य में सेरेमनी हो रही है उसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग आके उनको भगाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम लोग क्या एंजॉय करने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना, और दोनों कैरेक्टर बाद में जो है इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। अब कौन है प्यूबियस? ये मेटलस के ब्रदर है, ठीक है। अभी ठीक है, यही वो सीनेटर है जिसको बैनिश किया गया है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन एकदम पक्का याद रखना है, ठीक है। तो कौन से कैरेक्टर को बैनिश किया था शेक्सपियर ने? प्यूबलस को, ठीक है। और किसके भाई हैं? मेटलस के भाई हैं, ठीक है। पॉपुलस लेना ये कौन है? एक सीनेटर है जो सिंपैथी दिखाते हैं कॉन्स्पिरेटर के प्रति। तो ध्यान रखना ये कॉन्स्पिरेटर है नहीं, लेकिन इनकी सिंपैथी है कॉन्स्पिरेटर के प्रति। कौन है? पॉपुलियस लीना, ठीक है। फिर उसके बाद सूतशायर को तो आप भूल ही नहीं सकते। सूतशायर 2 बार प्ले में मिलता है सीजर से, ठीक है। एक जब ल्यूपेरिकल फेस्टिविस चल रहा होता है शुरू में, ठीक है, उस दौरान ये मिलते हैं, और ये वहीं पे एक लाइन बोलते हैं, बिवेयर द आइडिया ऑफ मार्च, ठीक है, आइडियाज ऑफ मार्च। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये शुरू में ही ये लाइन बोला गया। ये लाइन अक्सर आता भी है कि किसने बोला है, तो ये सूतशायर ने बोला है, ठीक है। 2 बार ये बोलते हैं, दूसरी बार भी बोलते हैं जब ये जूलियस सीजर जा रहे होते हैं सीनेट की ओर, लेकिन कोई फायदा इनके बोलने से नहीं होता है। अच्छा, आर्टेमिडोरस, इस कैरेक्टर को आपको ध्यान रखना, ये कौन है भाई? ये क्या है? सम हाउ सोविंग लर्नेड ऑफ कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट टू इंटरसेप्ट सीजर आउटसाइड द कैपिटल बट सीजर। ये भी एक कैरेक्टर है जो सीजर को बचाने की कोशिश करता है। मतलब 2 कैरेक्टर, एक तो सूतशायर आपने देखा, और एक है आर्टेमिडोरस। ये भी कैरेक्टर जो है सीजर को रोकते हैं। ये इनको किसी तरह पता चल जाता है कि सीजर के खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी की गई है, और ये वहां पे रोकने की कोशिश करते हैं सीजर को सूतशायर के बाद, लेकिन सीजर नहीं रुकते हैं, और ये सीजर को एक लेटर देते हैं। कहते हैं इस लेटर में आपके खिलाफ लिखा हुआ है कुछ कॉन्स्पिरेसी है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। लेकिन सीजर कहाँ पढ़ने वाले हैं? सीजर नहीं पढ़ते हैं। सिन्ना द पोएट, इसको तो बिल्कुल ना भूलिएगा। क्यों? इससे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेचारे की हत्या हो जाती है। ये बिल्कुल भी मतलब इसको सब लोग समझ जाते हैं, सिन्ना द कॉन्स्पिरेटर, ठीक है। बस इतना इसके बारे में ध्यान रखना है। पिंडारस कौन है? ये कैसियस का क्या है? सर्वेंट है, और यही कैसियस को मारने में उसकी मदद करता है। तो पिंडारस का कैरेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये कैरेक्टर्स को आप इसलिए याद रखें कि देखिए जो टिटनियस है ये कैसियस का ऑफिसर है। फिर उसके बाद से ये जो 4 कैरेक्टर हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रूटस के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो एग्जाम में हम इस क्वेश्चन के लिए भी तैयार रखें कि कौन सा कॉन्स्पिरेटर की टीम से है, और स्पेशली अगर ये भी पूछे कि कौन सा ब्रूटस का ऑफिसर है, तो जब ये दिए हैं कैरेक्टर तो भाई हमें तो तैयार करना पड़ेगा अपने माइंड में। हम हर कैरेक्टर्स को लेकर प्लान किए हैं। यंग कैटो को आप क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि यंग कैटो पोर्सिया के फादर हैं, जिनके ऊपर पोर्सिया को बहुत गर्व है, और साथ ही कभी ये ब्रूटस के ऑफिसर भी रहे हैं। उसके बाद स्ट्रैटो, ये कौन है? ये कैरेक्टर स्ट्रैटो को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। कैरेक्टर स्ट्रैटो क्यों याद रखने लायक है? क्योंकि इसकी सहायता से ब्रूटस ने अपने आप को सुसाइड किया था। तो आप बताइए, आप जल्दी से, पिंडारस की सहायता से किसने सुसाइड किया? आपका कैसियस ने। और स्ट्रैटो की सहायता से सुसाइड किया किसने? स्ट्रैटो की सहायता से ब्रूटस, ठीक है। फिर अब बहुत जल्दी जल्दी कुछ कैरेक्टर और हैं। वैलुनिमस, ये कौन है? वन ऑफ ब्रूटस ऑफिसर, ये भी ब्रूटस ऑफिसर हैं। और ये सिटियस, ये भी ब्रूटस ऑफिसर हैं। ये 3 और ब्रूटस के ऑफिसर मिल गए हमें। बहुत ही ब्रूटस पावरफुल है, बहुत ऑफिसर हैं, ठीक है। अब उसके बाद जितने कैरेक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कैरेक्टर अपने प्रोफेशन के नाम से जाने जाते हैं, जैसे पोएट, कोबलर, कारपेंटर, ठीक है। फेबियंस कौन है? फेबियंस कॉमन पीपल जो रोम के हैं उनको फेबियंस बोला जाता है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मैसेंजर, ठीक है। तो ये कॉमन कैरेक्टर, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लिए हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग, देखिए अभी तक जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने आज के ही लेक्चर में कवर कर लिया है, क्योंकि हम डिफरेंट जगह पे जा जाके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हमने लेने की कोशिश की है, ठीक है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? एनीवन एल्स? ओके, तो मैंने अभी आप सभी को बताया कि जूलियस सीजर का हमने जो अभी तक किया था पहला पार्ट, उस पहले पार्ट में हमने आपको जो है कैरेक्टर्स और एक बेसिक इंट्रोडक्शन पे बात की थी। लेकिन आज जो हम करने वाले हैं, आज हम आपको एक समरी, क्योंकि हालांकि कैरेक्टर जब भी मैं बताता हूं तो कोशिश करता हूं कि कैरेक्टर्स के दौरान ही समरी हो जाए, लेकिन फिर भी समरी इसलिए मैं करवा देता हूं ताकि समरी के दौरान आपको एक्ट और सीन भी क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास हमारी स्पेशली किस चीज़ पे है? हम जूलियस सीजर की समरी देखेंगे, और उस समरी के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेजर इवेंट्स हैं, मेजर इंसिडेंट जो प्ले में घटित हुए हैं, वो किस एक्ट और किस सीन के हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके एग्जामिनेशन में जूलियस सीजर से दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही पॉपुलर प्ले है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। लेकिन हमें इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि जो टीजीटी वाले हैं वो तो जाने कि दे हैव टू रीड ओनली 4 राइटर्स।
तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी प्ले, और अगर प्ले पॉपुलर है तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछ सकते हैं। जीआईसी और जहाँ तक बात है यहाँ पे यूपी पीजीटी, उनमें भी जूलियस आपके शेक्सपियर से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप पूरी तरह से एकदम रेडी रहें, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये ना कहें अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने छोड़ दिया, ये तो हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ये सब कहानी एग्जाम देने के बाद कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो भी मैं सीरीज लेके चल रहा हूँ, जो भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप इस लेवल पर चीज़ों को जानें कि इन फ्यूचर अब चाहे जहाँ से भी क्वेश्चन आए आपको कोई डाउट न रहे। अब हम बात करते हैं प्ले की समरी की। जल्दी जल्दी फास्ट, मतलब एक पूरी कहानी निकल गई, एक पूरी क्लास हो गई, उसके बाद भी आप लोग पढ़े नहीं, रिवाइज नहीं किए। आई वांट आंसर, और ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही दें, कुछ भी दीजिए। यस, ये दोनों ट्रिब्यून है और वो प्ले के फर्स्ट में दिखाई देते हैं। नहीं तो ट्रिब्यून का मतलब क्या होता है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रिब्यून? और ये क्यों भगा रहे हैं लोगों को वहां पे जो कॉमन पीपल इकट्ठा है? इनका क्या तर्क है उनको भगाने का? एनीवन? तो अब एक चीज और है, ट्रिब्यून। तो यहीं पे एक बात लिख लीजिए ट्रिब्यून के लिए। ट्रिब्यून कौन होते हैं, नोट कर लें आप सभी लोग, ठीक है। ट्रिब्यून वास्तव में एक ऑफिशियल पद होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं, ठीक है, जो जनरल पीपल होती है, कॉमन पीपल होती है, वो अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने लिबर्टी के लिए, ठीक है, कि उनके ऊपर कोई तानाशाही ना हो, सीनेट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि दबाव डाले, तो इसलिए जो है एक ऐसे ऑफिसर्स को चुना जाता है, इस तरह के कुछ ऑफिसर्स को जो कि उनके हितों की रक्षा करते हैं, कॉमन पीपल के, उनको बोलते हैं ट्रिब्यून, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, द ट्रिब्यून्स आर ऑफिसर इलेक्टेड बाय द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर लिबर्टीज अगेंस्ट सीनेट एंड कंसल्स, ठीक है। तो जो भी सीनेट या पार्लियामेंट या जो भी कुछ हो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है, तो उनके इन लोग को जो ट्रिब्यून्स होते हैं, इन लोग के गठन सिर्फ इसीलिए होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, तो उसके विरोध में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिसर्स होते हैं, बस ऐसे समझ लो। अब ये जो ट्रिब्यून्स हैं, फ्लेवियस एंड मैरुलस, ये दोनों जो है इस समय, ये ध्यान रखना, ये सपोर्टर हैं सीजर्स के ओल्ड राइवल पाम्पी के, और ये लोगों को बहुत तेज हड़काते हैं, डांटते हैं, कहते हैं तुम ही लोग जो ऐसे लोग हो कि कुछ समय पहले जब पाम्पी जीत के आता था तो उसके लिए मार खूब खुश होते थे, आनंद एंजॉय करते थे, और आज पाम्पी को हरा के सीजर आया है, तो आज जो व्यक्ति कभी जब जिस व्यक्ति के जीत पे, ठीक है, आप कभी खुश होते थे, आज जो व्यक्ति मर गया है उसको हरा के सीजर आ रहा है, तो आज तुम लोग खुश हो रहे हो। तो ये अपने हिसाब से तर्क दे रहे हैं और इस तरह लोगों को भगाने की कोशिश वहां से कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर है? क्वेश्चन ये है कि फ्लेवियस एंड मैरुलस ये कौन है? ट्रिब्यून्स हैं। ट्रिब्यून्स आपको पता चल गया, ये ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये पाम्पी के सपोर्टर्स हैं, पहली चीज, हाँ। और पाम्पी के सपोर्टर होने की वजह से इनको अच्छा नहीं लगता है कि जो भीड़ है, वो भीड़ जो है वहां पे बहुत इंजॉय कर रही है, और ये क्वेश्चन पूछते हैं भीड़ से, बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इस टुडे हॉलीडे, क्या आज हॉलीडे है? हाँ, तो ये बहुत ही सरकास्टिक क्वेश्चन है कि तुम हॉलीडे समझ के एंजॉय कर रहे हो क्या? किस बात का एंजॉय कर रहे हो तुम? ठीक है, तो दे आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, एक बात और, अच्छा दूसरी बात, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि इन लोग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब इन लोग को मार दिया जाता है, तो क्यों मार दिया जाता है? इसके पीछे सिर्फ क्या यही रीजन है कि कुछ और भी रीजन है? एनीथिंग एल्स? ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि इनके ऊपर कुछ चार्ज लगा के इनको मार दिया जाता है। मतलब क्यों मारा जाता है, इनको क्यों एग्जीक्यूट किया जाता है? तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, आप सभी को पता है कि चूंकि ये सीजर के सपोर्टर नहीं हैं, तो इन्होंने एक तो काम किया कि चलो भीड़ को भगाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत से लोग सीजर के खिलाफ में थे, लेकिन इन लोगों ने जो दूसरा काम किया वो गड़बड़ किया। वो काम ये गड़बड़ किया, क्यों नहीं चल रहा, इन्होंने जो सीजर की जितनी भी स्टेचू लगी हुई थी, सारे स्टेचूज को तोड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये लोग कुछ ज्यादा मतलब वो करने लगे, सीजर के स्टेचूज को तोड़ने लगे थे, तो इस वजह से इनको जो है फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो क्लियर है सभी को इतनी बात? तो ये एक्ट 1 सीन 1 में हम यही देखते हैं कि एक्ट 1 सीन 1 में ये हो रहा है कि सब हम फ्लेवियस एंड मैरुलस इन दो कैरेक्टर से मिलते हैं, पूरी भीड़ खुश है और वो एंजॉय कर रही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ, फिर दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इन द बिगिनिंग वी फाइंड फ्लेवियस एंड मैरुलस टॉकिंग टू टाइप्स ऑफ कॉमन पीपल, टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्समैन। अब ये राघव जवाब नहीं देंगे। दो प्रकार के ट्रेडमैन से ये मिलते हैं। वो कौन से ट्रेड्समैन होते हैं? दो प्रकार के लोगों से ये मिलते हैं, ध्यान रखना, कारपेंटर एंड कोबलर, ये बिल्कुल याद रखना है। सबसे पहले कारपेंटर, फिर कोबलर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कुछ बेसिक चीजें हो गई। पहले एक्ट 1 सीन 1, ठीक है। तो एक्ट 1 सीन 1 में ये बेसिक चीजें थी। अब आते हैं एक्ट 1 सीन 2। एक्ट 1 सीन 2 में क्या इंपॉर्टेंट है?
ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये एक्ट 1 सीन 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर रेस, बहुत ही सैक्रेड रेस होने वाला है। ठीक है, और उस रेस में आप देखते हैं कि जूलियस सीजर जो है वो है वहां पे, सारे लोग हैं, जितने भी मेजर लोग हैं सीनेट के, वो सब लोग हैं, और जूलियस सीजर उसमें एंटनी पार्टिसिपेट करने वाला है। तो जूलियस सीजर एंटनी से कहता है कि जब तुम दौड़ रहे हो तो उस दौरान कैलिफोर्निया तुम्हारे रास्ते में खड़ी हो जाएगी और तुमको क्या करना है, कैलिफोर्निया को टच कर देना है। ठीक है, अब ये बताओ कैलिफोर्निया को टच करने के लिए क्यों बोलता है एंटनी से जूलियस सीजर? एनीवन? बिकॉज शी वॉज बैरन। ठीक है, तो वो एक चाइल्डलेस लेडी थी, तो उसको लगता है कि जो ये रेस है, इस रेस में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है वो बहुत ही पायस हो जाता है, और उस समय यदि वो किसी को छू देगा तो वो व्यक्ति बैरन पर्सन भी क्या हो जाएगी, फिर बाद में वो चाइल्ड को बियर कर सकती है। ठीक है, ये मान्यता है और इसलिए ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, तो वीमेन्स के बैरननेस को दूर करने वाला इसमें क्योर कर सकता है, इसमें अगर कोई नेकेड रनर है अगर वो छू ले तो, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये कौन सा रेस है, कौन सा फेस्टिवल है जिसके बारे में बात हो रही है? एनीवन? लुपरकल। ये, और याद रखना, इसका डेट भी याद रखना, 15 फरवरी। ठीक है, तो 15 फरवरी को ये फेस्टिवल मनाया जाता है, और स्पेशली अगर हम इसी के ठीक एक महीने की बात करें, ठीक है, तो 15 मार्च को किसका डेथ हो रहा है, किसका मर्डर होता है? जूलियस सीजर का। तो ये याद रखना। तो 15 फरवरी को ये रेस होने वाला जा रहा है लुपरकल का। इस रेस का नाम याद रखना आप लोग। ठीक है, एक्चुअली मैंने कहीं नोट किया था, एग्जैक्टली स्पेलिंग मुझे याद नहीं आ रही है, तो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो आप लोग बस ध्यान रखना, रेस का नाम आप सभी लोग नोट कर लो, जो भी आपकी स्पेलिंग हो इनकरेक्ट करेक्ट, बाद में उसको चेक कर लेना। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब इसी दौरान जब रेस हो जाता है, इसी दौरान जो है जूलियस सीजर जो है कुछ बातें करता है, और इसी दौरान हमें जूलियस सीजर, क्योंकि अब एक बात और ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए कि व्हेन वी मीट फर्स्ट टाइम जूलियस सीजर इन द प्ले, तो कौन है? एक्ट 1 सीन 2, ये ध्यान रखना है। एक्ट 1 सीन 1 में तो केवल उसके बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, इसी दौरान कई बड़ी बड़ी चीजें घटित होंगी। इसी समय एक सूतशायर आएगा। ठीक है, और ये इंसिडेंट मैं आपको चाह रहा हूं कि आप वीडियो के माध्यम से देखें, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कौन मुझे बताता है। जब सूतशायर आता है और ये क्वेश्चन ये बोलता है कि बिवेयर द आइडियस ऑफ मार्च। ठीक है, आइडियस ऑफ मार्च, यानी आप जो है, अब आइडियस, अब एक यहां सबसे पहला तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि ये बिवेयर द आइडियस ऑफ मार्च, तो इसमें जो ये आइडियस ऑफ मार्च बोल रहा है, ये आइडियस का क्या मतलब है? IDES। ध्यान रखना, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। ये कह रहा है कि बिवेयर, आप ये बताओ, बिवेयर द आइडस ऑफ मार्च, इसमें आइडस क्या है? ये इसका मतलब क्या है? एनीवन? कैन एनीवन टेल इट्स मीनिंग? मीनिंग बताना आपको। मिडिल। तो ये मिडिल, ये आइडस का मतलब होता है मिड या मिडिल। ये याद रखना आप लोग, बहुत छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आ जाएंगी, आप कर नहीं पाओगे, और ये बिल्कुल पूछेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आइडस ऑफ मार्च को आप बोलते हो 15 मार्च, 15 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 15 एकदम मिडिल में पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मिड, आइडस ऑफ मार्च का मतलब मिडिल ऑफ द मार्च, यानी 15th मार्च। इसे याद रखिए आप लोग, बहुत छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं, इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। और अब देखिए यहाँ पे, अब एक अलग बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब ये सूतशायर आता है और ये कहता है कि बिवेयर द आइडस ऑफ मार्च, तो जो जूलियस सीजर है उसका रिप्लाई क्या होता है? मान लो बीच में कुछ चीजें होंगी, फिर वो रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई करने के बाद वो क्या बोलना चाहता है, मतलब उसको क्या जवाब देगा सूतशायर के इस बात का? क्या वो डर जाएगा? क्या वो ये प्लान करेगा, यस मुझे 15 मार्च को याद दिलाना, तुम लोग एंटोनियो उसके साथ में एंटनी है और लोग हैं, तो तुम याद दिलाना भाई, या फिर और कुछ, या और कोई बात बताइए, एनीवन एल्स? क्या उसका रिप्लाई होगा? अब एक इसके लिए छोटा सा वीडियो देखो तुम लोग, अगर वीडियो सबको सही सही चल गया तो। एक सेकेंड, मैं थोड़ा समय नहीं पाया, नहीं तो वीडियो को और अच्छे से दिखाता, समय का अभाव ही रहता है। चलो देखते हैं। यस, ये सीन है जब फेस्टिवल हो रहा है। हाँ ध्यान दीजिए, फेस्टिवल सुनाई दिया अभी आप लोग को? एंटोनियो टू टच कैलिफोर्निया बोल रहा है, जूलियस सीजर आपके सामने है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, स्क्रीन सभी को दिख रहा होगा। अब यहां से कुछ चीजें ध्यान देना है। Elders say the barren touch it in this holy chase, shake off their sterile curse. So remember, when Caesar says do this, it is performed. क्या कह रहा है? अगर सीजर कुछ कहता है तो बिल्कुल परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, ये मार्क एंटनी था जो अभी थोड़ी देर पहले बोला। ठीक है, और ये पूरी तरह से जूलियस सीजर का बहुत अच्छा फ्रेंड है, एकदम स्वामी भक्त है। और ये देखिए आपके स्क्रीन पे दो कैरेक्टर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ये जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो है, इसका नाम है कैसियस।
ठीक है, यही समझ लीजिए कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं उनका नेता है दल का, और ये जो है अब नेता बनाने की कोशिश कर रहा है ब्रूटस को, इनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ये है ब्रूटस, आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये ब्रूटस को धीरे धीरे अपनी जाल में फंसाएगा, इनको समझाएगा। ठीक है, और ब्रूटस हमेशा चूंकि नोबल रोमन के लिए भले की बात सोचते हैं, तो इनको भला जहां लगेगा वो काम करेंगे, चाहे इसके लिए इनको अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, सबका बहिष्कार करना पड़े, उनको त्याग करना पड़े, क्योंकि ये देश के लिए सोचते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आप देखना थोड़ी देर बाद ये जो कैसियस है, ये ब्रूटस को अपनी जाल में फंसाने के लिए गेम खेलता है। कोई बता सकता है क्या करता है इनको जाल में फंसाने के लिए? एनीवन? ये सर जी कई सारे लेटर लिखता है, और सर जी उसमें ये बता देता है कि ये मतलब ये खतरा हो सकता है सीजर आगे इन फ्यूचर। मतलब यदि सीजर और सर लेटर लिख करके अलग अलग लोगों से भिजवाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब फिर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि ये लेटर लिखने के लिए कहता किससे है, किस कैरेक्टर से कहता है कि काम करो तुम अलग अलग हैंड राइटिंग में लेटर भिजवाओ, कैसे इसके ब्रूटस के घर में गिरवा दो अलग अलग डेट्स में या एक ही दिन में, ताकि ब्रूटस पढ़े लेटर को और फिर उसके बाद वो खुद सीजर के खिलाफ हो जाए। बोलो किससे कहता है? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर्स। Whom does Cassius request your order or instruct, okay, to deliver different handwriting of letters into the house of Brutus, Marcus Brutus? नोट कर लो, कैस्का द कॉन्स्पिरेटर। ठीक है, तो कैस्का द कॉन्स्पिरेटर जो है ये काम करेगा, वो डिफरेंट लेटर्स को जो है इनको इनके घर में भिजवाएगा। ठीक है, और उस लेटर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को देखिए। Sit on and leave no ceremony out. देखिए ये सूद शायर ने बहुत जोर से बोला सीजर, अभी वो है नहीं, कहीं से चिल्ला रहा है। ठीक है, अभी इसको लाया जाएगा। एकदम ये टेक्स्ट की लाइन है, मैं कहीं से कुछ अलग नहीं दिखा रहा हूं। जो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को काफी चीजें, है ना। ये कहते हैं कि हमने फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए सीजर को मारा है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्ले है, मैंने आप सभी को ग्रुप में शेयर किया है। प्लीज यदि आपको समय मिले तो आप इस प्ले को देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसी चीजें शेयर करके मैं आप अपने सर पे कुल्हाड़ी मारता हूँ कि आप मुझसे खूब पूछोगे, नहीं समझ पाओगे तो, लेकिन फिर भी आई एम रेडी। ठीक है, सिर्फ आप लोग के लिए कि आप खूब पढ़िए, खूब सीखिए। ठीक है, और जो चीजें आप लोग को दूसरे अभी तक के टीचर्स ने इतिहास में रहा है बस पढ़ा दिया किसी तरह, ज्यादा वो एक है ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि ज्यादा सिखा दोगे तो कल तुमसे ही सामने वाला प्रश्न उठाएगा, लेकिन मेरी वो कोशिश नहीं है। मेरी ये कोशिश है मैं कितना सिखा दूं ताकि आप प्रश्न उठाओगे तो मेरे को ही सीखने को और मौका मिलेगा। ये देखिए, ये जो इमेज है, इस इमेज में भी जिस बुक से मैंने आपको समरी बता रहा हूँ वहां भी देखिए किस तरह पूरा दिख रहा है सीन, किलिंग का सीन, है ना। तो ये है, और उसके बाद अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बस आपको बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, वो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, बस उनको कर लीजिए, फिर आपका आज जो है खत्म हो जाएगा। बस आप मुझे 10 मिनट्स आप लोग देंगे केवल, जल्दी जल्दी में आप। यस यस, जो उसे चाकू मारते हैं वो 40 होता है क्या? उसे 40 चाकू मारते हैं। अब ये तो मैंने काउंट नहीं किया, अगर ऐसा होगा ये तो अच्छा है, आप देखना अगर कोई ऐसा रेफरेंस हो तो मुझे बताना, ये मुझे मालूम नहीं है ना। और अगर प्ले में इतना डीप तो मैं नहीं देख पाया, अगर होगा तो जरूर इस पर बात करेंगे, है ना। अगर आपको कहीं मिले तो जरूर भेजना, है ना। एक दूसरे को भी अगर आप लोगों को कुछ अच्छा रेफरेंस मिल रहा है, कुछ अच्छा कॉन्टेक्स्ट, कुछ अच्छी फैक्ट, तो जरूर आप लोग शेयर करें ग्रुप में, हाँ, या मेरे को पर्सनली शेयर करें, उसको हम लोग फिर बात करेंगे उस पर। अब देखिए, अब आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ महत्वपूर्ण बातों को बता के मैं समअप करना चाहूंगा। एक्ट 3 सीन 1 हमने कर लिया, जहां हमने देखा कि सीजर की हत्या हुई है। अब एक्ट 3 सीन 2 की बात करते हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच एक्ट एंड सीन वी फाइंड द फ्यूनरल सेरेमनी ऑफ जूलियस सीजर। तो बताओ भाई, अब आपको पता है कि एक्ट 3 सीन 1 में डेथ हुई है, किलिंग की गई है सीजर की, तो यानी एक्ट 3 सीन 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्यूनरल स्पीचेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्यूनरल सेरेमनी एंड फ्यूनरल स्पीचेज। तो नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में कि फ्यूनरल स्पीच हमें एक्ट 3 सीन 2 में मिलता है, और ये सीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ कॉन्स्पिरेटर की साइड में है, और जब तक एंटोनियो बोलता नहीं है तब तक कॉन्स्पिरेटर की साइड में सब कुछ रहता है, और जैसे एंटोनियो बोलना शुरू कर देता है, सारा पलड़ा जो है कॉन्स्पिरेटर की साइड से होके दूसरी तरफ पलट जाती है और एंटनी की साइड में आ जाती है, और फिर इस तरह से जो है एक वार युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एक्ट 3 सीन 2 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इस एक्ट 3 सीन 2 में हम ये पाते हैं कि जूलियस सीजर के विल को पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? सीजर के विल को पढ़ा जाता है। तो ये भी आप ध्यान देना कि सीजर का विल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि सीजर अपने विल में जो है ये बात करता है कि जितने भी रोमन के लोग हैं, पीपल हैं, उनको कुछ अमाउंट देगा वो सबके। उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को रोम के लोगों में दान करके गया है, और उसने जितनी अलग अलग बताता है कि ये बगीचा है, गार्डन है, ये है, वो है, तमाम चीजें। और सबसे मेन बात कि हर किसी जो रोमन का पर्सन है उसके ऊपर कुछ रुपये जूलियस सीजर छोड़ के गया है। वो कितने रुपये हैं, कितना है वो अमाउंट?
ये आप लोग को बताना है, ये सर्च करना, शायद 76 डैचमस है, ठीक है। एक्चुअली डैचमस जो है वहां की करेंसी है रोम की, और 76 ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। और एक सेकेंड, कुछ चीजें इसी मामले में कुछ जगहों पे जो है, ठीक है, तो ये याद कर लो, ये डैचमस क्या होता है, ये करेंसी है जो यूज होता है ग्रीस में। और कितने करेंसी की बात हो रही है, 75। तो 75 डैचमस जो है ये जो है देने की बात हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जब वो बताता है सबको तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि बताओ, इतना ज्यादा जूलियस सीजर हमें प्यार करता था कि उसने सारी प्रॉपर्टी को हम लोगों में इक्वल हिस्से में बांट के गया है, और उस व्यक्ति को ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्यूनरल स्पीच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वाला तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, जो जूलियस सीजर के लिए जो एंटोनियो ने बोला है, ठीक है। फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन, मैं थोड़ा सा आप लोग को यहां बताना चाहूंगा, जल्दी जल्दी बताता हूं। फ्रेंड्स रोमन कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स, ठीक है। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, यहां एक लाइन ध्यान देना, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, यानी ये पहली लाइन में क्लियर करता है कि इसका आने का उद्देश्य क्या है। लेकिन ये कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेटर को, जो कॉन्स्पिरेटर है उनको शुरू में खुश करने के लिए बोलता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब सीजर की हत्या हो जाती है तो एंटोनियो मौके की स्थिति को भाप जाता है और कहता है इस समय इनके डायरेक्ट अगेंस्ट आने में भलाई नहीं है। तो उन सबसे वो मिलता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों ने, पहले बोलता है जो काम किया बहुत अच्छा किया है, आप लोग को जो लगा सही किया है, और मुझे कम से कम फ्यूनरल में मुझे भी बोलने का मौका दें। कैसियस मना करता है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ब्रूटस बहुत ही सिद्धांतों वाला आदमी है, और वो कहता है नहीं ठीक है, तुम बोलना चाहते हो तो बोलना, लेकिन पहले मैं बोलूंगा तब बोलना। तो एग्जाम का एक क्वेश्चन हो सकता है कि पूरे कॉन्स्पिरेटर की साइड से फ्यूनरल स्पीच में कौन बोलता है, तो ध्यान रखना कौन बोलता है, ब्रूटस बोलता है, ठीक है। और ब्रूटस एकदम साफ तौर पे बोलता है कि मैंने इसलिए सीजर को मारा है क्योंकि सीजर बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गया था, ठीक है, इसलिए सीजर को हमने मार दिया है। ये ब्रूटस का मेन तर्क है। अब यहां पे जो है इसी बात को, एक आप सभी को अगर डिबेट आप लोगों ने कभी किया हो तो डिबेट में एक पॉइंट आता है रिबटल। किसी ने रिबटल, जानते हो आप लोग रिबटल क्या होता है? रिबटल सुना है कभी? तो आज जान लो। होता क्या है कि जब हम डिबेट करते हैं, तो जैसे हमने केंद्रीय विद्यालय में बहुत डिबेट करवाया, तो वहां पे क्या था कि डिबेट में होता क्या है कि जैसे जो जितने भी स्पीकर होते हैं उनको 4 मिनट दिया जाता है कि अपने खुद के व्यू जो बोलेंगे, ठीक है, खुद उनका जो विचार है वो बोलेंगे, और 1 मिनट उनको दिया जाता है रिबटल के लिए। रिबटल का मतलब कि जो उनका अपोनेंट बोला है, जो दो लोग होते हैं ना, तो जो वो बोला है उसकी बात को उसे काटना है, ठीक है, और उसकी बात को कहते हुए कि ऐसा भाई साहब कहते हैं लेकिन मेरा ये सोचना है, इसी को बोलते हैं रिबटल। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहां पे इस बात का पूरा यूज करते हैं कौन, आपके एंटनी, और ये रिबटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये शुरुआत तो ऐसे करेंगे, लेकिन अब लाइन थोड़ा देखिएगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी कुछ चीजें बस हाईलाइट करूंगा, बस ध्यान देना आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, पहली बात ये तो चलो शुरुआत करना है तो कुछ बोलना है। द इविल दैट मैन डू लिप्स आफ्टर देम, द गुड इज आफ्ट इन्फर्ड विद देयर बोन्स। ये बहुत लाइन है, अच्छी लाइन है। ये कह रहे हैं कि अगर हम बुरा काम करते हैं तो हमारे मरने के बाद भी वो बचा रहता है, यहाँ पे लोग जानते हैं। लेकिन जब हम कभी कभी अच्छे कर्म करते हैं तो कई बार लोग हमारे अच्छे कर्मों को हमारे मृत्यु के साथ ही भूल जाते हैं, ठीक है। सो लेट इट बी विद सीजर, और सेम ऐसा ही सीजर के साथ हुआ है कि आप लोग बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी लाइन है, समझने की कोशिश करना है कि आप लोग बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि सीजर ने आपके लिए किया क्या है। और आज सीजर जो है डेथ हो गई है, उसके अच्छे कर्मों को भूल के सिर्फ वो चीजें आपको याद आ रही हैं जो आपको बुरी लगती हैं, जो आपको बताई जा रही हैं। अब इसके बाद की लाइन, द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस। अब ये रिबटल का यूज कर रहा है, देखो कैसे इनकी बात को ले रहा है कि नोबल ब्रूटस ने आपसे कहा है कि सीजर एम्बिशियस था। इफ इट वर सो, और यदि ऐसा था तो इट वाज अ ग्रीवस फॉल्ट, ये बहुत ही गंभीर गड़बड़ी है, गलती है। एंड ग्रीवसली हैड सीजर आंसर्ड हिट, और सीजर ने इसको पहले ही जवाब दे दिया आप सभी को बहुत ही गंभीरता से। देखिए क्या जवाब दिया, हियर अंडर लीव ऑफ ब्रूटस एंड रेस्ट फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन सो दे ऑल। ये फिर लाइन ध्यान देना है, बार बार अब ये रिपीट कर रहा है कि अगर ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है और इसलिए जितने भी कॉन्स्पिरेटर मैन है वो सब ऑनरेबल हैं, और इसलिए मैं यहां पे आया हूं उसके फ्यूनरल में बोलने के लिए। अब यहां के बाद की लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो अब इसके बाद की लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि ही वॉज माई फ्रेंड एंड जस्ट टू मी, वो मेरा मित्र था और मेरे प्रति बहुत ही जस्ट था, जो भी ईमानदार कह लीजिए, न्यायप्रिय था। बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस। देखो पहले ये क्या, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, एक लाइन में पहले क्वालिटी बता रहा है सीजर के बारे में, फिर उसके बाद दूसरे लोग की बात बोला। नहीं, ये अगर भाई साहब ऐसा कहते हैं तो भाई ये ऑनरेबल पर्सन है, हो सकता है, बात को काटना, ये बहुत सरकास्टिक है और बीच बीच में अपनी बात को कह रहा है ताकि इसको बीच में रोकने से भी, बोलने से ना रोका जाए और लोग समझ ना पाए ये कहना क्या चाह रहा है जो कॉन्स्पिरेटर है। ही वाज माय फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी, फिर देखो, बट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस
एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। कह रहा मुझसे तो ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा, बहुत अच्छा फेथफुल था मेरे प्रति, बहुत ही न्यायप्रिय था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई, तो चलो कहते होंगे। ठीक है, आगे ही हैथ ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स होम टू रोम, बहुत से बंदियों को अपने घर पे लेके आया, रोम लेके आया। हुज रैंसम डिड द जनरल कॉफर्स फिल, और उनके रैंसम से, जब आप किसी बंदी को पकड़ के लाते हैं तो जब उसे रिहा करते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे आज कहाँ है? आज सब वो पैसे रोम ही में तो हैं। डिड दिस सीजर सीम एम्बिशस, और आपको क्या लग रहा है अगर सीजर ने ऐसा किया तो वो एम्बिशस था? बहुत बड़ी बात। अब देखो, अब काटना शुरू किया। अभी तक तो बोल रहा था ये एम्बिशस थे, अब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा सीजर ने किया तो क्या एम्बिशस वो था? अब आपको डिसीजन लेना है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो कॉमन पीपल है। When that poor have cried, जब कोई गरीब रोया, सीजर हैज wept, और तो सीजर भी रोया। इससे क्या लग रहा है, क्या सीजर एम्बिशस था? एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, अगर कोई व्यक्ति बहुत एम्बिशस होता है ना, तो उस व्यक्ति का जो मांस है, जो स्टफ है, वो भी क्या हो जाता है, उसका हृदय जो है वो भी क्या हो जाता है, वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। वो इतना दयालु नहीं होता है कि गरीब रोए तो उस पर रोए, वो देश के लिए इतना ज्यादा सोचे। तो कह रहा ऐसा तो बिल्कुल था ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान दो, एट ब्रूटस, लेकिन फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशस था, और चूंकि ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है तो ये आप डिसाइड करो कि क्या था। आगे, यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लुपर्कल आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम अ नाइटी क्राउन, ये मैं आपको पहले बोला हूं कि इसका रेफरेंस देगा। ये कह रहा कि आप सभी ने देखा कि जो लुपर्कल का रेस हो रहा था उस समय मैंने 3 बार क्राउन भेंट करने की कोशिश की, लेकिन सीजर ने मना कर दिया। ये क्या दिखाता है, अब आपको बताना है। एक सेकंड, कहता है कि 3 बार मैंने कोशिश की, बार लुपर्कल पे, थ्राइस प्रेजेंटेड हिम द किंगली क्राउन, लेकिन क्या हुआ, विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, और तीनों बार उसने रिफ्यूज कर दिया। वाज दिस एम्बिशन, क्या आपको लग रहा है कि एम्बिशन है? एट ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशस एंड श्योर ही इज एन ऑनरेबल मैन, धीरे धीरे चेंज कर रहा है। कह रहा फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो एम्बिशस था, और मुझे विश्वास है कि ब्रूटस ऑनरेबल पर्सन है। अब जो यहाँ पे ये श्योर वर्ड लगा दिया ना, ये क्या दिखा रहा है? एनीवन? अब धीरे धीरे यानी ये डाउट करवा रहा है लोगों से कि ऑनरेबल पर्सन तो ब्रूटस है, लेकिन हो सकता है कि उस दौरान वो किसी के बहकावे में आ गया हो। ठीक है, तो धीरे धीरे चेंज कर रहा है। आई स्पीक नॉट टू डिस्प्रूव व्हाट ब्रूटस स्पोक, मैं यहां इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ब्रूटस ने क्या बोला उसको गलत साबित करूं, बट आई एम हियर टू स्पीक व्हाट आई डू नो, मैं तो यहां सिर्फ इसलिए हूं कि मैं वो बताऊं जो मैं जानता हूं वास्तव में। You all did love him once, but without cause, आप सभी ने उससे प्यार किया बिना किसी रीजन के। What cause withhold you then to mourn for him, तो फिर ऐसा क्या चीज है कि तुम उसके लिए रो? ठीक है, ओ जजमेंट thou art fled to Brutus beast, बहुत बड़ी लाइन। कह रहा है कि बताओ कितना बुरा हो गया, जजमेंट, न्याय, तुम कहां हो? तुम किन लोगों के हाथों में आ गए हो? इन बिस्ट के, इन ऐसे प्राणियों के हाथों में आ गए हो जो कि न्याय को समझते ही नहीं है। एंड मेन हैव लॉस्ट देयर रीजन, और ये लोग कैसे हैं जो कि इन सारी बातों को अभी भी सही मान रहे हैं कि नहीं, ब्रूटस सीजर की हत्या सही से हुई है क्योंकि एम्बिशस था। लग रहा है लोगों ने अपने माइंड का बैलेंस खो दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भीड़ को बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहा है। बियर विद मी, माई हार्ट इज इन कॉफिन देयर विद सीजर, और मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल, थोड़ी देर का मुझे मौका दो, मैं बिल्कुल बहुत इमोशनल हो जाता है। कह रहा है कि मेरा तो हार्ट अब इस समय कॉफिन में है, सीजर के साथ है। आई मस्ट पास एंड आई मस्ट पास टिल इट कम टू मी बैक टू मी, यानी मुझे थोड़ी देर का समय दो, कुछ सेकेंड दो, क्योंकि मैं बिल्कुल इस समय, मेरा जो हृदय है वो सीजर की कॉफिन में चला गया है, और मैं थोड़ा सा मुझे मौका दो ताकि मैं संभल सकूं और आपको कुछ बता सकूं। और ठीक देखो यहाँ पे बहुत, ये पहले देखिए, पहले किस तरह लोगों को तैयार करता है, और सबसे लास्ट में जो सबसे मेन बात होती है वो सीजर के विल की बात करता है। अगर ये चाहता तो सीजर के विल को पहले ही बता सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पहले उसने लोगों को तैयार किया। लोग जब तैयार हो गए एकदम, और उस समय उसने कहा कि अब डंके पे हमें बस चोट करना है, अंतिम वार करना है। और जैसे ही सीजर के विल के बारे में बताया, लोग एकदम पागल हो गए। बताओ, जो व्यक्ति हम सभी के लिए 75 डेसिमल्स रख के गया है, ठीक है, हम सब के लिए इतना सोचता है, उस व्यक्ति को हम कैसे उसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं? और फिर सब इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि अब ये सोचते हैं कि हम जो है सीजर के जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं उनको मारेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले किसको मारते हैं? ये आपके एग्जाम पर सिन्ना, ध्यान रखना, सिन्ना द पोएट को सिन्ना द कॉन्स्पिरेटर, सिन्ना द कॉन्स्पिरेटर समझ के ये लोग मार देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बस अब 1 मिनट, बहुत जल्दी कुछ बातें और बता के एंड करते हैं क्लास को। तो ये आपने देख लिया। अब आप लोग को याद रहेगा कि भाई अब सिन्ना द पोएट, ये लिख लो, एक्ट 3 सीन 3 में सिन्ना द पोएट की फर्स्ट किलिंग हो जाती है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मॉब किल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हुम, तो सबसे पहले किसको मारा? सिन्ना को मारा। और ये सिन्ना कौन है? सिन्ना द पोएट है। और कहां पे मारा है आपको याद रखना है, एक्ट 3 सीन 3, ये याद रखना बेटा एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे एक्ट 4 सीन 1 की बात करते हैं। एक्ट 4 सीन 1, यहां पे हमें पहली बात, जो तीनों रोम के सेकंड ट्रायम्विर हैं वो एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अब ये लोग प्लान कर चुके हैं कि हमें क्या करना है, अब हमें लड़ना है कॉन्स्पिरेटर से। तो बताओ, तीनों जो सेकंड ट्रायम्विर कौन कौन है? एंटनी है, ऑक्टेवियस हैं, और कौन है? लेपिडस। ये तीनों एक साथ मिल रहे हैं और ये प्लान करते हैं कि हमें कैसे लड़ाई लड़नी है जो कॉन्स्पिरेटर है उनकी आर्मी से। ठीक है, ये है आपका एक्ट 4 सीन 1। आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से।
अब आते हैं 84 सीन 3। सीन 2 हम नहीं बता रहे, बहुत छोटा सा है, छूट गया है, मैं यहाँ पे ले नहीं पाया हूँ, ठीक है। पीडीएफ में शेयर करूंगा, वहां मिल जाएगा। अब 84 सीन 3 में क्या हो रहा है, आपको दिखाई देगा कि कैसियस और ब्रूटस ये लोग बार बार एक दूसरे से लड़ते हैं। तो ये लोग इमेच्योरिटी दिखाते हैं, इन लोग की अलग अलग चीजें हैं, लड़ाई होती है। आप बता सकते हैं कि इनके लड़ाई का मेन रीजन क्या हो सकता है। ये लोग जब लड़ते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखना, इनकी लड़ाई इसलिए बार बार होती है क्योंकि जो ब्रूटस है ना, ब्रूटस एक बहुत ही सिद्धांतों वाला आदमी है, ठीक है, बहुत ही मैन ऑफ प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो ये कोई भी चीज अलग गलत तरीके से नहीं करना चाहता है। और जो आपका कैसियस है, ये कैसियस बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के प्रैग्मेटिज्म, इसके और इसके प्रिंसिपल, दोनों के बीच में बार बार मतलब टकराव हो जाता है, और इसलिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, बार बार। लेकिन यह है कि हर बार ब्रूटस की बात मानी जाती है, क्योंकि ब्रूटस आप जानते हैं किसी से डरता नहीं है, वो सिर्फ देश के लिए लड़ रहा है। तो कैसियस इसकी बात मान लेता है, और मुझे लग रहा है यहीं पर गड़बड़ी हो जा रही है, क्योंकि ब्रूटस की बात मान रहा है, और ब्रूटस बिल्कुल भी इस मामले में इमेच्योर है, और वो बहुत सी गलतियां करते हैं, और इसी वजह से कॉन्स्पिरेटर की जो आर्मी है वो हार जाती है। अब यहाँ पे 84 सीन 1 सीन 3 हमारे लिए एक दूसरे रीजन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 84 सीन 3 कोई बता सकता है एनीवन क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एनीवन? बिल्कुल, ये जो मैं पूछना चाहता था वो यही है। यहाँ पे हमें पहली बार जो है, ये देखो सी नहीं बनना है, सीजर का जो घोस्ट है वो मिलता है। तो आपको घोस्ट याद रखना है कि सीजर का घोस्ट यहाँ हमें पहली बार मिलता है 84 सीन 3 में, और किससे मिलता है? ब्रूटस से मिलता है। अब आपके एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि ब्रूटस से वो मिलता है, और फिर ब्रूटस से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा भी मिलूंगा। तो दोबारा कहां मिलने के लिए बोलता है? दोबारा उससे मिलने के लिए बोलता है। आप सभी हमें बता सकते हैं कि फाइनल जो युद्ध है, फाइनल वार है, वो कहां पे हो रहा है? तो याद रखना एक जगह है फिलिप्पी। क्या है? फिलिप्पी। तो जो फाइनल युद्ध होता है आपका, जो कॉन्स्पिरेटर की आर्मी है और जो है ट्रायम्वीर, सेकेंड ट्रायम्वीर की आर्मी है, उनके बीच में जो फाइनल वार होता है, अच्छी तरह से याद रखना, वो फिलिप्पी के युद्ध में होता है। और इसे 2 बार घोस्ट मिलता है, एक तो इस समय मिला और एक फिलिप्पी के युद्ध के समय मिलता है। और तब ये बिल्कुल अपना आपा खो देता है ब्रूटस, और एक्ट 5 सीन 5 में ब्रूटस की डेथ हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि ब्रूटस कब अपना जो है सुसाइड करता है, तो एक्ट 5 सीन 5, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में एक अगला क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कैसियस किस एक्ट और किस सीन में अपना डेथ जो है उसकी डेथ होती है? कैसियस की एक्ट सीन हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम कैसियस की बात करें तो याद रखना एक्ट 5 सीन 3, ये याद कर लो। तो कैसियस की डेथ किस में हो रही है? एक्ट 5 सीन 3 में कैसियस डेथ। और एक्ट 5 सीन 5 में किसका डेथ होगा? ब्रूटस का। ये अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अच्छा, जो ब्रूटस का डेथ होता है, आप सभी लोग उस कैरेक्टर का नाम याद होगा ना? स्ट्रैटो। स्ट्रैटो नाम का कैरेक्टर है, हाँ, जिससे कहता है कि तुम एक काम करो, तलवार को ऐसे लिए रहो और मैं आके तलवार पे कूद जाऊंगा, इस तरह से मैं मर जाऊंगा। तो बिल्कुल बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। अब अंतिम में लगभग 5 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से पूछ रहा हूं, जो बता देगा समझ लो उसने प्ले को। अब कोई भी क्वेश्चन उसका छूटेगा नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रूटस सर्वेंट? ब्रूटस के सर्वेंट का नाम क्या है? मैं 4 आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ट्रिबोनियस, ल्यूसियस, पॉम्पी एंड पब्लियस। एनीवन? ये आपको कैरेक्टर वाले चैप्टर में मैंने बताया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रूटस का जो सर्वेंट है उसका नाम है ल्यूसियस, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना बेटा, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर पाओ, तो जो कैरेक्टर वाला मैंने पहले पढ़ाया था वीडियो, उस वीडियो को फिर से देखिए, वहां से बहुत क्वेश्चन आएगा। और यहां पे ध्यान रखना ल्यूसियस है, ठीक है, ये चीज। अब एक और आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि हु बिलीव्स ही कैन कन्विंस सीजर टू डिपार्ट फॉर कैपिटल? कौन ऐसा सोचता है कि वो सीजर को कन्विंस कर सकता है कि वो कैपिटल उसको लेके आ पाए? तो बताओ कौन सा कैरेक्टर? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं वो दिखा रहा था आपको। तो डीसीएस, ठीक है, ये याद रखना कौन है? डीसीएस। हाँ, अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ कि ब्रूटस को कौन सी कमी लगती है, कौन सा ऐसा फ्लॉ है जिसकी वजह से उसे लगता है कि सीजर को मार दिया जाना चाहिए? ऑप्शन बोल रहा हूं, कावर्डिस, वीकनेस, डिसऑनेस्टी, एम्बिशन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताया हूं, देखता हूं कितने लोग बता रहे हैं। हु राइट सीजर अ नोट वार्निंग हिम ऑफ द असैसिनेशन प्लॉट? कौन जो है असैसिनेशन प्लॉट के लिए जो है वार्न करने के लिए एक लेटर लिखता है? जल्दी से पास। एक और क्वेश्चन है, हु कीप्स एंटनी फ्रॉम एंटरिंग द कैपिटल? ये क्वेश्चन ये मैं अभी आपको बताना चाहता था। एक्चुअली एंटनी जा नहीं पाता है। आप लोग वीडियो में देखते हैं कि एंटनी जा रहा है, लेकिन आप हत्या होते समय एंटनी को नहीं देखते हैं। तो वीडियो में इस चीज को स्किप किया गया है, ठीक है, मतलब ये चीज नहीं डाला गया है। लेकिन आप ध्यान रखना कि एंटनी तो वहां जा ही नहीं पाता है ना। अगर एंटनी पहुंच गया होता तो हत्या ही नहीं हो पाती, इस बात को ध्यान रखना। तो एंटनी को रोक लिया जाता है प्लान के तहत, जो कॉन्स्पिरेटर में प्लान करते हैं, और उस प्लान के तहत किसी एक आदमी को लगा देते हैं एंटनी को रोकने के लिए। उसका नाम कोई बता सकता है? एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेबोनियस, ठीक है, एकदम आपका एग्जामिनेशन आपके हाथों में है, बस इस लेक्चर को देख लेना बाद में।
विच इशू प्रॉम्प्ट्स सीजर टू प्रोक्लेम, ध्यान देना इस लाइन को, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो प्रॉम्प्ट करता है सीजर को प्रोक्लेम करने के लिए ही इज कांस्टेंट एट द नॉर्दर्न स्टार, यानी वो कहता है कि मैंने जो डिसीजन ले लिया है, किस इशू पे सीजर कहता है कि मैं उतना ही कांस्टेंट हूं, उतना ही स्थिर हूं अपने डिसीजन को लेके जितना कि उत्तरी ध्रुव होता है, ध्रुव तारा। तो जैसे ध्रुव तारा एकदम स्थापित है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, ऐसे ही मैंने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन को मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। बताओ कौन सा डिसीजन है? एनीवन? सब बेनिस रुकिए, बेनिस किसको बेनिस किया था? मत गड़बड़ाइए, नाम बताइए। पब्लियस बिल्कुल भूलना नहीं है, पब्लियस, बिल्कुल पब्लियस सिम्बर, पब्लियस सिम्बर, ध्यान रखना है, इसी को बेनिस किया गया। ये किसका भाई है? मेटलस का भाई है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लियस सिम्बर, मेटलस रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई का बेनिसमेंट रद्द कर दो, उसे बुला दो, लेकिन सीजर बात नहीं मानता है और इसी चीज को बहाना बना के सब मार देते हैं। ये बताओ पिंडारस के मास्टर का नाम क्या है? पिंडारस का मास्टर कैसियस। और कैसियस को तलवार कौन किसकी हेल्प से कैसियस मरता है? पिंडारस। इस ये दोनों कैरेक्टर याद रखना, स्ट्रेटो एंड पिंडारस, ये दोनों कैरेक्टर हेल्प करते हैं दो बड़े कैरेक्टर को मारने में, स्ट्रेटो किसको? ब्रूटस को, और पिंडारस किसको? कैसियस को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि एंटोनी की स्पीच शुरू होती है तो स्पीच की पहली लाइन क्या है? फास्ट फिल इन द ब्लैंक के रूप में आ सकता है। रोमन एंड कंट्रीमैन। यस फ्रेंड्स, रोमन एंड कंट्रीमैन, बिल्कुल भूलना नहीं है ना। तो इस तरह से जो है, अच्छा, और लगभग सारी चीजें हो गई। बस एक क्वेश्चन ये भी मैं बता चुका हूं, हाउ डिड पोर्सिया डाई, सभी को पता है। सी देखो, सी वाज किल्ड बाय अ मॉब, सी ड्राउन इन द टाइबर एक रिवर है, सी सोलेड लिट इम्बर्स, ठीक है। लिट इम्बर्स का मतलब, इम्बर्स मतलब ध्यान रखना कोयला, तो ये वर्ड पावर भी आपका अच्छा होना चाहिए, जो उसमें वर्ड है वो है लिट इम्बर्स। अब पता चले आपको ये तो सर मिला ही नहीं, आपने तो कोयला बताया था, तो याद कर लो, जलता हुआ कोयला, ठीक है, ये एग्जैक्ट वर्ड आया है वहां पे। तो वो जलते हुए कोयले के कुछ उसको टुकड़े को मुंह में रख लेती है और इस तरह मर जाती है। अब आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्ट 5 में जो बैटल होता है वो किस जगह पे होता है? अभी बताया हूं, एनीवन? फिलिप्पी, बिल्कुल भूलना नहीं है। अच्छा, एल केवल एक है, पी दो है, तो फिलिप्पी, PHILIPPI, फिलिप्पी, ये स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि इसमें आपको पता है, इसमें एक कैरेक्टर ना ब्रूटस के रूप में जाता है, वो कैरेक्टर ब्रूटस का नौकर ही होता है और वो ब्रूटस को इम्पर्सोनेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कैरेक्टर जो है ब्रूटस को इम्पर्सोनेट करता है, लेकिन एंटोनियो पकड़ता है उसको, समझ जाता है ये ब्रूटस नहीं है। तो बताओ ब्रूटस को इम्पर्सोनेट करने वाला कैरेक्टर का नाम क्या है? ल्यूसिलियस, याद कर लो, ल्यूसिलियस, ठीक है, ये है, याद कर लो इसे। ब्रूटस के कैरेक्टर को कौन इम्पर्सोनेट करता है? तो कौन है? ल्यूसिलियस। अब आपके एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका मुझे उम्मीद है कि शायद आप में से कोई एक बता पाए, वो क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कैसियस ने एक बार सीजर की जान भी बचाई है, तो कैसे उसकी जान बचाई है? ये क्वेश्चन मैंने बताया, पानी में डूब रहा था, कौन सी नदी में? टिबर, TIB, यार ये टिबर एक रिवर है, इसमें डूबने वाला था, तो उससे वहां से कैसियस ने बचाया था सीजर को। तो मेरे ख्याल से आप सभी को पूरा एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट टू एनीवन? नो सर, सर को मैंने भी देखा था, उसमें 23 नाउट्स ना किया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा, यानी बहुत जितने भी बहुत ज्यादा